अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 116 का पार्ट 3 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है एनआरवी को लेकर, लेकिन सबसे पहले एनआरवी होती क्या है इसका कोई बता दे मुझे। अच्छा जी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलो जी, ये तो पता लगा मुझे आज कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू को नहीं, मुझे इसका बेटा प्लीज़ अब बस कर दें प्लीज़, मुझे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा मफहूम अर्ज कर दें थोड़ा सा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं स्टॉक में वो हमें कितने पैसे ला कर दे देंगी। सादा बात, नेट में क्या रियलाइज़ कर देंगी। इस वक्त ये स्टॉक में चीज़ पड़ी है, ये क्या हमें ला देगी, रियलाइज़ करा देगी, ठीक है, मार्केट से। तो इसका फार्मूला होता है एस्टिमेटेड सेल वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। याद है आपको जॉइंट बाय प्रोडक्ट लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। ये सारे हों या ना हो, ये आ सकते हैं सारे। लेस, अच्छा, कभी डैमेज यूनिट्स होते हैं तो उनको रिपेयर करके बेचना पड़ता है, तो रिपेयर कॉस्ट, यानी रिपेयर कॉस्ट इनकम्प्लीट है तो कॉस्ट टू कंप्लीट। और अगर सेलिंग अगर कंप्लीट है, कोई गड़बड़ भी नहीं है, तो सेलिंग कॉस्ट भी है तो वो भी आपकी माइनस होती है। तो लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, यही चीज़ें आ सकती हैं, और तो कुछ इसमें होता नहीं। ठीक है जी, तो ये जनाब आपकी सेल वैल्यू में से माइनस होकर आपकी एनआरवी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज़ सब ध्यान रखें। मैंने अच्छी सी ब्रेक भी दी है आपको ताकि आप फ्रेश होकर आएँ। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रेश करके ही देना चाह रहा था, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात जहन में रखिएगा कि हम इस वक्त ईयर एंड पे जहाँ पे बैठे होते हैं ना, ईयर एंड पे, तो इस ईयर एंड पे हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने पूरे पीरियड में खरीदी होती है डिफरेंट। मिसाल के तौर पे कॉस्ट थी हमारी, हमने एक इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है जिसको हमने दौरान साल खरीदा, तो इसकी कॉस्ट हमें पड़ी 200। तो ये कॉस्ट 200 की कॉस्ट पर ये इन्वेंट्री नजर आ रही है, ऐसा ही है। अब कॉस्ट 200 की पर पड़ी हुई है। अब हम ये कह रहे हैं कि जी ये इन्वेंट्री में जो यूनिट्स पड़े हैं, ये अगर ईयर एंड के बाद बिकें तो ये 200 के नहीं बिकने, बल्कि इन्होंने 150 ला के देना है। पुराने हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, या कोई मसला हो गया है, सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई हैं। एनआरवी पर राइट डाउन क्यों करना पड़ता है? एक क्वेश्चन 8 मैंने अभी आपको करवाना है, उसका पार्ट ए सिर्फ उसने 2 नंबर का ये पूछा हुआ है। इस तरह की थ्योरी आती है सीएम में। तो कभी कॉस्ट से एनआरवी कब कब कम हो सकती है भाई? मिसाल के तौर पे सेलिंग प्राइस का कम हो जाना एक वजह है, सेलिंग प्राइस कम ना भी हो, सेलिंग कॉस्ट का बढ़ जाना भी, तो ऑब्सोलीट हो जाना, डैमेज हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो एक इन्वेंट्री आइटम को राइट डाउन करने पर मजबूर करती हैं टू इट्स एनआरवी, उसकी कॉस्ट से कम चली जाती है एनआरवी, ठीक है। तो बहरहाल एक तो पहली बात ये जहन में रखिएगा कि एनआरवी टेस्ट लगता है आपका उन यूनिट्स पे जो आपके पास ईयर एंड पर पड़े होते हैं। जो दौरान साल बिक गए वो तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में है ही नहीं, तो कभी इससे धोखा ना खा जाना, ठीक है। और आपके ईयर एंड पर बैलेंस शीट बन रही होती है ना यहाँ पर, तो इसके बाद अगर यहाँ पे बिक भी रहे हैं तो ईयर एंड पे तो वो बिके हुए नहीं है ना, तो ईयर एंड पे तो वो स्टॉक ही होते हैं। तो वो एक्चुअल सेल वैल्यू भी यूज करके आप एस्टिमेटेड की जगह पर चल सकते हैं एनआरवी की कैलकुलेशन में, ठीक है। ये एस्टिमेटेड सेलिंग वैल्यू है, लेकिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको, वो तो अकाउंटिंग बताता है बंदा। बहरहाल ये जो ईयर एंड होता है आपका, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस ईयर एंड के आखिरी दिन 12 बजे नहीं बन जाती, बल्कि वो पीरियड एंड जब होता है तो उसके बाद 1 2 3 महीने लग जाते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करते हुए। पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद उनको तैयार करती है महीना एक लगा के, फिर ऑडिटर आता है महीना सवा लगा के, वो चेक करता है, फिर उसके बाद जाके वो फाइनल होती है। तो अब आपके ईयर एंड पर अगर ये स्टॉक के अंदर आइटम पड़ा है
ये 31 दिसंबर में पड़ा है, ये जनवरी 10-15 को बिक भी गया है, तो ईयर एंड पे तो ये पड़ा है ना, तो ईयर एंड पर इस दिन की बैलेंस शीट बन रही होगी, तो ये इन्वेंट्री उसमें नजर आनी चाहिए। अब इसकी कॉस्ट थी लेट से 100 रुपए, और ये 5, 7, 10 जनवरी को 80 का बिक गया, तो मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि ये 80 का बिका है। लेकिन 80 का बिका कब है? जनवरी में, ईयर एंड पर तो नहीं बिका था ना, अनबिक्ड था। तो फिर आप एस्टिमेटेड की बजाय एक्चुअल फिगर को भी लेकर यूज कर सकते हो एनआरवी कैलकुलेशन में, कभी इससे परेशान ना होना। ये तो ऐसी बात थी, असल बात इससे आगे अब मैं शुरू करता हूं। ये मैंने पहली बात की आपसे एनआरवी से रिलेटेड। दूसरी बात, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री बेटा फिनिश गुड रॉ मटेरियल दोनों की हो सकती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्लोजिंग आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, बातें करना बंद कर दो गैरतमंदो। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी, ठीक है जी। एक आइटम है ए, एक आइटम बी पड़ा है, एक आइटम सी पड़ा है। आइटम ए की कॉस्ट है 400 रुपये आपको पड़ी, आइटम बी की कॉस्ट आपको 500 पड़ी है, 500 का आपने खरीदा था, जब खरीदा था, अभी पड़ा है। और आइटम, फिर बोली जो बेशर्मो, ये घूं 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 ये नहीं आनी चाहिए आवाज़। कह दो साथ वाले इसको कह दो यार, ना बोलो सर, कह भी रहे हैं, कुछ तो गैरत करो। अच्छा, वैसे ना सीएमए की मैं सोच रहा हूँ, तो टाइम टेबल भी बना दिया उन्होंने, कोशिश करूँ कि फिर कोई चेंज अगर हो तो। सीएमए क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए, बंदा ऐसे गपशप लगाए, रिलैक्स हो। तो 1 घंटा 20 मिनट टेंशन ही पड़ी रहती, ऐसे मैं मुंह सुजा के आना पड़ता था कि कोई एक्स्ट्रा बात ना कर दे, है ना, कि मेरा टाइम ज़ाया ना हो जाए। चस ही नहीं आई सारा सेशन। शुरू करते हैं, दोबारा से पढ़ना है, सिफर से शुरू करते हैं, लेक्चर 1 से शुरू करते हैं। मज़ा नहीं आया तो आज मज़ा आ रहा है, तो फिर पूरा सेशन FAR2 वालों ऐसे बातें ना किया करो। FAR2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, असल में मजबूरी है आप लोगों की। अगर वो ना करते आप ड्यूरिंग द सेशन 2 घंटे 3 घंटे तकरीबन हफ्ते में ऑन एवरेज मिलाएं तो 3 घंटे बेचारों के बन ही जाते थे। एक शुरू से ही एक क्लास एक्स्ट्रा चल रही थी, और पिछले महीने में तो माशाल्लाह हफ्ते में 2-3 भी चल जाती थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहा, तो बेटा उसकी वजह से ही आप लोग आज इस शक्ल में हैं कि 31 है, आज 31 है, यकम है, 31 यकम पे आप ख़त्म कर रहे हैं। FAR2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, FAR1 का भी उससे कम है, CMA का तो बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोगों को शुक्र करना चाहिए कि एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई थी, आज आप रिलैक्स हैं, जाएं तैयारी करें, पर्चे पास करें, मौज करें। NRV एक 560 का बिक जाएगा, बी के बारे में कह रहे हैं जी 450 का बिक सकता है, और सी के बारे में 430 रुपये का बिक सकता है। अब टोटल करें ज़रा, टोटल करें ज़रा, टोटल कॉस्ट, टोटल 1250 की टोटल कॉस्ट आ रही है, 1440 की टोटल NRV आ रही है। लो जी, अब मुझे बताओ, क्या आपकी इन्वेंट्री की NRV कॉस्ट से कम है? कॉस्ट से कम नहीं है अगर टोटल में देखें तो। लेकिन उसूल नंबर 1 NRV का, पहला तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला बताया था ना, थोड़ी सी बात कर दी कि ईयर एंड पर जो पड़ा है उस पर लगना है। पहला असूल कि NRV लॉस को आपने टोटल पे नहीं, आइटम बाय आइटम, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट लगाना है। आपने कभी भी ये डिसीजन मेकिंग में आपने कभी भी टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री को नहीं देखना, बल्कि आपने वैल्यू निकालते हुए आइटम बाय आइटम चलना है। ये बात, ये एक असूली बात याद रखिएगा जिंदगी में, ठीक है जी। अब देखें जरा, वैसे आप टोटल देख रहे थे तो कोई NRV बात ही गलत थी, ये कैसे हो सकता है? टोटल ले लें, एक प्रोडक्ट पे है NRV, एक पे नहीं है, तो जिस पे है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए ना, उस पे तो NRV लॉस आ चुका है। आइटम बाय आइटम चलना है। तो बताओ जी, ए की तो कॉस्ट ही वैल्यू में आएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लेते हैं ना, वैल्यू क्या होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और बी का। ओ, अब देखो तो एक पे, अब एक पे आ गया ना, एक पे NRV लॉस आ गया, यानी अगर आप टोटल भी कंपेयर करें तो अब वैल्यू कितनी हो गई है? जी हाँ, 1250 से वैल्यू किस पर आ गई? 1200 पर आ गई। यानी आपने कॉस्ट को जब वैल्यू पर लेकर जाना है,
तो आपने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एक आइटम इनमें से ऐसा था जिससे पे एनआरवी लॉस आया तो फिर रिकॉर्ड भी हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा सबक आपका हो गया कि आपने आइटम बाय आइटम एनआरवी लॉस निकालना है। ओके, तीसरी चीज अभी अभी हम करके आ रहे हैं 2 सवालों के अंदर, वो भी एक असूल था कि अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक प्रोडक्ट जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी है एक प्रोडक्ट एक्स लेट से, ठीक है जी, और इसके हमारे पास पड़े हुए हैं प्रोडक्ट एक्स के, प्रोडक्ट ए कर लो, ए बी, ए के सवाल में कुछ भी नहीं था, खैर चलो तो अजीब सा नाम था मटेरियल का। बहरहाल प्रोडक्ट ए पड़ी है आपके पास 1200 यूनिट्स, ठीक है जी। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 1200 यूनिट्स है, जिसमें से 150 ऑब्सोलीट हैं या डैमेज्ड हैं या स्लो मूविंग हैं, जिन पे एनआरवी लॉस आ सकता है, और गुड यूनिट्स इसके अलावा हैं, उन पे भी टेस्ट लगाएं तो आ भी सकता है। गुड यूनिट्स भी अगर जो है वो आउट ऑफ फैशन ऑब्सोलीट होते हैं, चलो खैर वैसे भी कभी कभी हो जाता है, आपने महंगी खरीदारी कर ली हो या फिर उस चीज़ की वैसी को पाबंदी उस पर लग गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल एनआरवी लॉस निकालना है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट वाइज करना है, और अगर एक ही प्रोडक्ट है और उसके अंदर 2-3 तरह के यूनिट्स हैं कि जी ये गुड हैं, ये स्लाइटली डैमेज्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, तो जितनी कैटेगरीज बनी हैं उतनी कैटेगरीज को अलग अलग लेकर आपने एनआरवी टेस्टिंग करनी है। यानी कि मिसाल के तौर मैंने बोला जी 150 क्या है डैमेज्ड, 150 अगर डैमेज्ड हैं, डैमेज्ड अगर 150 हैं तो 150 पर आपने अलग से ये टेस्टिंग करनी है। तुम लोगों ने अपने अपने मोबाइल उठा लिए थे, एजाज भी ले गया था, हमने भी ले लिया था, तो तुम अपने सामने रख के लिखो। हाँ, जैसे क्लास में जैसे बच्चों को कहते थे ना स्कूल में टेस्ट हो रहा है तो टेबल पे रख के लिखो, टेबल पे रख के। अच्छा, तुम मोबाइल वापस करो, कहाँ है मोबाइल? हमें भाई आपका मोबाइल कहाँ है? आप भी 1-2 दिन पहले पकड़े गए थे ना मोबाइल यूज करते हुए, है ना? बाबर आजम पहले लिया था तो तुम्हारी लगी हुई थी। अच्छा नहीं, वो एजाज का था। अच्छा जी, ये तुमने जो है ना सब कुछ ये जो है ना मुझे, हाँ ये ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना डाला करो जी। डैमेज और नॉर्मल, हाँ जी, वो बादशाह बंदे हैं भाई, उन्होंने तो आना ही होता है, पत्तों की से वो स्पेशल प्रेजेंट करेंगे आपकी टीम जी। 150 यूनिट्स और 1050 यूनिट्स। तो बेटा जी इन 150 यूनिट्स की आपने कॉस्ट अलग लेनी है और इसकी एनआरवी निकाल के देखनी है, ठीक है जी, और देखना है कि वैल्यू क्या है लोअर इनमें से। अच्छा, वैल्यू निकालनी हो तो लोअर ले लो, और अगर एनआरवी लॉस निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हो आप, ठीक है जी। तो ये आपने डैमेज के लिए अलग से करना है और नॉर्मल के लिए अलग से। अब मेरे सवाल के अंदर, दोनों सवालों के अंदर, क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स के बारे में कोई डिटेल थी नहीं, तो नॉर्मल अजम्पशन होती भी यही है कि नॉर्मल यूनिट्स में एनआरवी लॉस नहीं होता। अगर नॉर्मल यूनिट्स भी लॉस में बिकने हैं तो फिर काहे का कारोबार कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो ये सबक नंबर 3, पहला सबक तो वैसे ही था ना, मतलब कि एनआरवी होता क्या, उसके बाद एनआरवी से रिलेटेड ये 2 सबक, ठीक है। और आखिरी सबक आज का, जिसके बाद फिर अल्लाह दे वाले, मतलब एनआरवी के केस में आप देख लेना, सवालों में तो आएगी, जाहिर है मैं करवाऊंगा ही, लेकिन मेरी तरफ से बस यही बात है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं ख्याल को आ सकती है बात। बहरहाल ईयर एंड स्टॉक आपका पड़ा है, ईयर एंड इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है 5200 यूनिट्स, 5200 यूनिट्स, ऐसे ही बस रैंडम फिगर्स लेते जा रहे हैं हम, और ये सारे के सारे डैमेज्ड हैं, सारे ही डैमेज्ड हैं, ठीक है जी। अब इन डैमेज यूनिट्स के बारे में मैंने एनआरवी टेस्ट लगाना है इन डैमेज यूनिट्स पे, ठीक है। तो पहली चीज मैं कहता हूं जी इनकी कॉस्ट,
तो लेट्स से इनकी कॉस्ट जो है वो 14,500, ऐसे ही बस रैंडम फिगर्स लेते जाओ, 14,500 रुपये इनकी क्या आ गई कॉस्ट। ठीक है जी। और अगली चीज होती है एनआरवी। तुम्हारा मैसेज आया हुआ है। अच्छा जी, हाय हाय हाय, मैसेज आया, टेंशन टेंशन। ये मैं कहता हूं कि जब पढ़ा करो इसको साइलेंट करके भी नहीं रखना, साइलेंट करके उल्टा साथ रखोगे ना तो जो पहले आप ऑन पे सिर्फ ट्रिंग होने पे देखते हो ना, वो वाइब्रेशन लगी हो ना तो वो ना भी वाइब्रेट हो, आप वैसे ही वाइब्रेट हो रहे होते हैं, नहीं देखना, बल्कि बंद करना है, प्रॉपर बंद करके कोशिश करनी है जिस कमरे में पढ़ने बैठो उसके साथ वाले कमरे में अम्मा को पकड़ाओ मोबाइल, मतलब से पहले मुझे देना, बल्कि अम्मा तो वापस कर देंगी, बड़े भाई को या अब्बा को दे के आना, अब्बा कहना दफ्तर ले जाओ शामी आके दे देना, मैंने जान छुड़ाओ इससे, यकीन मानो ये 1 महीना ऐसा कर लो आप पक्के पास हो इंशाल्लाह। आपने सारा सेशन पढ़ा है, मेहनत की है, आखिरी महीने में इसने, ये ऐसी मुसीबत है अल्लाह माफ करे, एक बार इसको हाथ में पकड़ लें पता नहीं लगता 1 घंटा गुजर गया, और ना उस घंटे का दुनिया में कोई फायदा ना आखिरत में, उल्टा नुकसान ही है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कर लो, बटनों वाला मोबाइल रख लो 1 महीने के लिए, ठीक है, बेहतर तो है कि बंद ही कर दो इसको, 1 महीने बाद ऑन करना, पर्चा पास हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ये अनदेखे का सौदा है, रिजल्ट देख के तो फिर हर कोई तैयार हो जाएगा, अच्छा उस्मान तुमने 1.5 महीना मोबाइल बंद रखा था, 1.25 महीना पास हो गए, चलो यार काश कि मैं भी ऐसे कर लेता, लेकिन उस वक्त फिर पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खोत होता है। अच्छा ओके, वापस आए, ज्यादा गप्पे ना लगाएं, मैंने FA2 की तैयारी भी करनी है अभी, ठीक है, आपकी छुट्टी होगी तो उनकी तैयारी होगी। NRV सर करी जा रहे हैं तैयारी हैं, अच्छा जी कोई गल नहीं जी, अल्लाह खैर कर सी, अल्लाह माड़ियां दा भी अल्लाह ही है, लड़ाई करके आ रहे हो तुम लोग दोनों, वैसे हो तो नहीं ऐसे पहलवान। अच्छा जी, हमें पता लगा कि 14,500 रुपये कॉस्ट थी इन 5200 यूनिट्स की, अगर हम इनको सेल कर दें इन करंट कंडीशन, अगर इनको मैं करंट कंडीशन में सेल कर दूं, जैसे हैं ये डैमेज हालत में ही सेल कर दूं, तो ये 12,000 रुपये के बिक जाएंगे। ये कितने मुझे रिकवर कर देंगे? तो ये इसकी NRV है, ऐसा ही है ना, यही अभी करके तो आ रहे हो कि उनको सेल कर दें एज अ स्क्रैप, तो ये वही है। अगर मैं इनको करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन में, इसी हालत में एज इट इज, जैसा है जहां है की बुनियाद पर इनको अगर मैं सेल कर देता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे? किसी ने मशवरा दिया कि यार ये डैमेज है ना, थोड़ा सा इनको रिपेयर कर लो या रीवर्क कर लो, तो अगर मैं सेल करता हूं आफ्टर रिपेयर या रीवर्क, तो मुझे ये सेल वैल्यू इसकी मिलती नजर आ रही है 15,000 रुपये, 15,000 ऊपर हो गया ना सेल वैल्यू, मुझे इसकी सेल वैल्यू मिली, यहाँ पर सेल वैल्यू मिली थी 12,500, और अब मैं अगर थोड़ा सा इसको रिपेयर शिपेयर करके बेचूं तो मुझे इसकी सेल वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 15,000। लेकिन जाहिर सी बात है ये सेल वैल्यू 15,000 ऐसे थोड़ा ही मिल जाएगी, ये सेल वैल्यू 15,000 मिलेगी, इसके पीछे कुछ कॉस्ट भी तो हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो 15,000 रुपये पाने के लिए आपको रिपेयर कॉस्ट खोना पड़ेगी, ये कर लो 1200 रुपया कर लो, NRV लॉस तो लेना है ना यार, और रिपेयर करके भी वो कोई मतलब, रिपेयर करके भी कोई मतलब, कोई वो रिपेयर्ड हो गए ना, बी पेयर तो बन गए ना, तो वो फिर भी जो है वो 15,000 के बिके, लेकिन रिपेयर करने से मुझे हो क्या गया, फिर थोड़ा सा ये हुआ कि ज़रा फ़ायदा मिल गया, नेट में मुझे क्या मिल रहा है? 13,800। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कभी NRV में आप किसी ऐसे दोराहे, दोराहा किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह जहां पे फिर आगे 2 रास्ते निकल, आप यूं गए, आगे रोड एक सजे जा रही है, खबे जा रही है, इसको कहते हैं दोराहा, ठीक है, खबे हो जाएंगे तो सही नहीं है, सज्जे हो जाएं, क्योंकि सज्जे होने में फ़ायदा है, बात समझ गए?
अगर आपको कभी वो एनआरवी सवालों के अंदर दे, एनआरवी टेस्ट लगाने के लिए डेटा, और वो ये कह दे जो डैमेज यूनिट्स हैं वो रीवर्क के बाद इतने के बिक सकते हैं और विदाउट रीवर्क इतने के, तो आपने दोनों को क्या करना है, कंपेयर। ये भी हो सकता है कि वहां पर 12,500 आ रहा है और यहाँ पे ये रिपेयर कॉस्ट जो है ये लेट से 3,000 होती, रिपेयर करने की कॉस्ट 3,000 होती, तो रीवर्क करके मुझे 12,000 का बेच रहा होता मैं, और बगैर रीवर्क के 12,500 का, तो फिर पागल थे हम रीवर्क करके बेचते। तो दोनों में से कंपैरिजन करना है, हायर लेना है, ठीक है। तो यहां पर एनआरवी फिर क्या ले लूं मैं इन दोनों में से, हाँ जी 13,800 रुपये। एनआरवी लॉस फिर भी आना है, लेकिन एनआरवी 13,800 रुपये ली, क्योंकि दोनों में से ये बेहतर ऑप्शन था, ठीक है जी। ओके, सबक खत्म हुआ, सवाल शुरू करते हैं जी। इसमें कोई मसले वाली बात, लेकिन है बड़ी कीमती बातें, याद रखना। ये बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है, हालांकि कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं, अब नहीं लगना चाहिए यार। इनको 23 कर दो, इसको चला दो यार, अब तो धुंध बार खत्म हो गई, मुझे लगता है ठंड खत्म है, गर्मी हो रही है। नहीं यार, कपड़े तो बाहर होने लगा, साहब मैं कह ला के रख दिए, साहब दो मिल गया अंडा वो वाला जो गुमा हुआ था, भाई अंडा ले आए हैं। मैंने अब कोड उतार दिया, अब लाओ। मिल गया वो 500 में से जो एक अंडा मिसिंग था, अभी 499 अभी भी मिसिंग है। गरम है यार ये तो उस्ताद, ये गरम अंडे वाले ने, गरम अंडे वाले से लेके आए हो हैं। अच्छा, फंक्शन भी हैगा। अच्छा जी सुने, सवाल नंबर 8 पे तशरीफ लाएं जरा, 8 पे। अच्छा, वैसे मैं 7 भी टाइम हुआ ना तो थोड़ा सा इसमें से 2 प्रोडक्ट्स करा के ये आप पे छोड़ूंगा, आपने 6 को काट देना, कोई जरूरत नहीं। ये उस वक्त करवाया जाता है जब ये स्टार्ट में चल रहा होता है ना, बिल्कुल, तो किसी ज़रूरत के तहत, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ज़रा माइंड उस तरह से चल नहीं रहा होता बच्चों का। 7वां करना है, 2 प्रोडक्ट्स मैंने वैसे नियत की, आज जो करने वाली 2 प्रोडक्ट्स मैंने करानी है और 2 फिर आपने, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह आज रात तक मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ये करने वाले सवाल तो यहीं से शुरू हुए हैं। तीसरा, ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम जो था, फरमाइशी प्रोग्राम है ये गैमा वाला, ये अच्छा सवाल था क्योंकि इसके अंदर वो बताया नहीं आपने वो, चलो खैर घर जाने से पहले बता देना, वो जो मैंने फाइफो वाला समझाना है आपको, जो रिटर्न हुई थी कल, जो समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो रट्टा लग के काम हो जाता है, पर लॉजिक ही होती है ना, चस नहीं ना आंदी है। और उसके बाद चौथा 5वां हमने कर लिया है, 6th करें ना। 6th इंट्रो का सवाल है, बस ऐसे ही डाला हुआ था कि शुरू में जब ये करवाते हैं ना तो बच्चे को थोड़ा सा चलने में उस वक्त दुश्वारियाँ हो रही होती हैं, पूरा उस तरह से पढ़ा नहीं होता, छोड़े इसको, ज़रूरत नहीं। 7वें में 2 प्रोडक्ट्स करूँगा मैं, एक ये कर लेंगे एफको वाली, एक फाइफो वाली कर लेंगे। कॉल आ रही है, आने दें यार, ये उल्टा मन्नू ही तंग कर रहा है यार। अच्छा जी, 8वां मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, 9th रिवीजन के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा आया नहीं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सवाल, आई थिंक किसी को पता है नहीं ना आया, तो ये फिर रिवीजन क्लास में एक कर लेंगे। 10वें में मैंने सिर्फ रेकन्सिलिएशन बनवानी है, ये आप पे छोड़ूंगा मैं। ओए होए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, तो इसका भी सलूशन मिलेगा आपको। फिर जब हम मंडे को आएंगे तो पहला तकरीबन 1 घंटा इसी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे लगाएंगे, जिसमें आपके साथ सवालों के सलूशन जो मैं दे चुका हूँ उसको डिस्कस भी कर लूँगा, एक आधा सवाल को और कर लेंगे, क्योंकि 2-3 अटैम्प्ट से ना आने की वजह से ना मैं थोड़ा सा इसके बारे में वो हुआ हूँ। ये भी हो सकता है कि ये असगर एसोसिएट वाले का सलूशन मिल जाए आपको, और कोई एक आधा सवाल मुझे और कहीं से मिल जाए तो मैं वो ले आऊँ, ठीक है। जिस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल वैसे आजकल पूछ रहा है वो, जैसे अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो सवाल है 2021 का, ऐसे ही 2023 का भी इससे मिलता जुलता सवाल है। 10 ये तो बहुत पुराना है, ठीक है। ये ऑप्शनल सवाल है, ये ऑप्शनल सवाल का सलूशन भी आपको मिलेगा, ये कर इसलिए लीजिएगा कि ये जो मैंने डिस्कशंस की हैं, ये एनआरवी की डिस्कशंस हैं, ये भी इंट्रो का सवाल है,
FAR1 उस वक्त बच्चों वाला FAR1 मतलब उस वक्त इन्वेंट्री FAR1 में होता था, ये सन 2018 की बात है। फिर इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड इंट्रो में चला गया, FAR1 उससे निकल गया, ये उससे भी पुरानी बात है, वहाँ का सवाल है कैफ 5 का, ठीक है, आपका नहीं है। तो ये आपका ऑप्शनल सवाल है। मशवरा मेरा यही है कि आप इसको कीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन आपको मैं आज रात तक बने हुए हैं दे दूंगा। इसमें क्या करना है, डिफरेंट आइटम्स हैं और उसने क्या कहा है, कैलकुलेट अमाउंट दैट शुड बी कैरिड एज ऑन 31 दिसंबर, मतलब वो अमाउंट वैल्यू कह रहा है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला चक्कर है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपने करना है, ये कर लें तो मर्जी है, ना करें तो फिर भी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये सवाल पूरा करेंगे इंशाल्लाह आप और मैं मंडे को, ठीक है, लेकिन जितना कहूंगा वो करके आना है, मैं नहीं छड़ना। 9th या तो रिवीजन प्लान में 9th होगा, या अगर मुझे कोई और मिल गया तो इसका सोल्यूशन दे दूंगा, इससे अच्छा कोई इससे बेहतर मिलेगा तो वो फिर मैं रिवीजन में करवा दूंगा। यानी कि पहला घंटा डेढ़ मंडे का भी इन्वेंट्री, पहला नहीं कोई भी हो सकता है, ये ना आप गोली करा दें मुझे कि जी पहला इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो सकता है। मैं कॉमन इश्यूज पे बात कर दूं जो सबसे अहम है, सारे CMA में चल रहे हैं, ठीक है। सुन नहीं लाया यार उस्ताद, इसको दे दो। अच्छा ठीक है जी, तो आ जाए 8वें पे। 8वां सवाल पहले करते हैं जी, देखें इधर जरा। आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशंस, असल में अब रह गया 1 घंटा और 5, मेरे टारगेट के मुताबिक 11:30 11:15 11:30 तक फ्री करना है ना, तो ये सवाल हो गया, जितना हो गया ठीक है, बाकी कोई नहीं मंडे से जी। आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशंस अंडर विच कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे एक्सीड इट्स NRV। कब कॉस्ट NRV से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कब NRV लोअर हो सकती है। अब बताओ जी क्या वजूहत हो सकती हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कोई 4 सिचुएशंस बता दें, अभी आपको बताई भी थी जुबानी कलामी। डैमेज हो जाए, डैमेज हो जाए, डैमेज ना भी हो, पड़े पड़े पुरानी हो जाती है जो ऑब्सोलीट हो जाए। अच्छा, सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगी बेटा, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। जैसे लेट से कंपेटिटर साहब आए हैं, कोई कंपेटिटर आया हमारा, उसने हमारे जैसा सब्स्टिट्यूट जो है वो कम कीमत में लगा दिया, तो फिर मैं मजबूरन सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ गई। सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो हो सकता है हमारी NRV कॉस्ट से कम हो जाए। फिर सेलिंग कॉस्ट बढ़ भी सकती है। सेलिंग कॉस्ट, पहले हम बेचा करते थे OLX के थ्रू, OLX बंद हो गया, अब हमें जो है वो कमीशन देना पड़ता है, अब हमें कमीशन देना पड़ता है, जो वो कमीशन ज़्यादा है पहले की निस्बत, पहले कमीशन दिए बगैर काम चला था। तो सेलिंग कॉस्ट का बढ़ना, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट माइनस होती है NRV निकालते हुए, तो उसका बढ़ना भी NRV को कम कर सकता है। हो गए 4। बी, रिक्वायरमेंट पढ़ो। ये 1 रिक्वायरमेंट तो बाद में होगी ना, इसके 10 नंबरों पे ना जाओ, 3 एंट्रीज हैं टोटल। हाँ, मसला ये है कि उन एंट्रीज के लिए जो वैल्यू निकलनी है वो वैल्यू ही असल है, जो एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में निकालूंगा ना जी। तो ये पार्ट 2 में पहले करूंगा और एंड पे फिर पार्ट 1 करके कहानी खत्म, ठीक है। चलें अब सवाल पढ़ते हैं ज़रा क्विकली, एक नज़र ज़रा देख लें सवाल को। Orange Limited manufactures 4 products. The information related to its inventory for each product ये बनाते हैं, लेकिन ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की है, ठीक है। तो अब इसके अंदर खरीदने वाला काम नहीं होगा, शायद इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में ही कोई मसले मसाइल ही होने हैं, जो भी होगा। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये यूनिट्स पड़े हैं, ठीक है जी, पड़े हैं, क्या करें फिर। 15, 25, 5, 8 कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग, वो यूज़ भी ऐप को कर रहे हैं, अच्छी बात है जी, कर रहे हैं तो हमें से क्या, कॉस्ट गिवन है। वो अब इन्वेंट्री कार्ड मिट गया माजरत के साथ, लेकिन वो जो आपके पास एंड पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस वाले कॉलम में एंड पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है और उसके आगे पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो वो पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो ये उन्होंने बताई हुई है। यानी कि कार्ड समझो पीछे बन चुका है, कार्ड के बाद अगली कहानी ये पड़ी हुई है कि आपको कॉस्ट इतनी पड़ती है, ठीक है। या उस कार्ड से मटेरियल निकला था, चलो आपको जी ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो प्रोसेस अकाउंट बन गया है, वो बन के फिर आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं, बस ये कॉस्ट पर यूनिट आपकी है, बस इसी बात है, ठीक है, इस पर लड़ाई कोई नहीं। रिटेल प्राइस, ये रिटेल प्राइस किसे कहते हैं यार। रिटेल प्राइस जो आप जाकर दुकान से कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 100 जमा, आजकल 18% है, 18। तो अगर
आपसे वो कैश दुकानदार ले रहा है 118, तो उसने उसकी अपनी सेल कितनी है उसमें 100 की है, बाकी तो उसने, जिन्होंने FAR 2 पढ़ा हुआ है उनको तो और आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए वो लफ्ज़ रेवेन्यू भी नहीं लिख रहा और वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं बोल रहा। सादा बात यही है कि आप किसी के बिहाफ पे अगर कोई पैसे कलेक्ट करें तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। ये आपने 18 रुपये जो हैं ये हुकूमत के बिहाफ पे कलेक्ट किए हुए हैं, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। इसको आप कहोगे सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, ऐसा ही है यार। ये 10 कह रहा है तो 10 ना कर दें हम। 110 रुपये की एक चीज़ आपको आपने बेची, आपकी चीज़ 100 की थी, वैल्यू एडिड टैक्स है ना सेल्स टैक्स, उस पर आपने लगाया 10%, तो वो होगी 110, आपने उसके ऊपर छापा 110 रुपये की आपने कस्टमर को बेची, उसने आपको 110 दिया, 100 आपकी जेब में जाएगा, 10 हुकूमत की तिजोरी में जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ गया 10। अब ये रिटेल प्राइस मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, मेरी सेलिंग प्राइस ये रिटेल प्राइस नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यूज तो इस पॉइंट को कहाँ करना है, अगर कोई मसला हुआ तो जैसे आप देखो डिफेक्टिव यूनिट्स आ रहे हैं तो शायद मुझे NRV कैलकुलेशन के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए होगी, लेकिन वो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, रिटेल प्राइस नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये NRV की कैलकुलेशन के लिए ये पॉइंट था, लेकिन ये रिटेल प्राइस है। अच्छा, अब रिटेल प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे इस 110 को कोई मुझे कहे कि जी आप जो है वो इस 110 रिटेल प्राइस को आप सेल वैल्यू सेल प्राइस बना दें, आपकी सेल प्राइस क्या है, तो मैं कहूँगा जी 110 जो है यार, ये तो ऐसे कर लें 2 यूनिट्स बेच दें, ठीक है, तो 330 3 यूनिट बेच 330, 300 आपका रेवेन्यू है और 30 रुपये हुकूमत के लिए आपने इकट्ठा किया। अब किसी ने कहा यार ये सेल जो है ना ये 300 है असल में, तो ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको तो सिर्फ ये कहानी नज़र आ रही है कि रिटेल प्राइस 330 है, तो हमें चाहिए हमारी सेल प्राइस, तो क्या कर लूँ, मैं कहूँगा जी ये 330 जो है ना जी ये 110 पे पड़ा है और मुझे ये 100 पे चाहिए, तो आंसर इज 300 हो गया। और बोलो, तो ये 300 मेरी सेलिंग प्राइस है जिसको मैंने जहां कहीं यूज करना है करूँ NRV कैलकुलेशन में अपनी सेल बुक करने के लिए, ठीक है, वरना तो फिर पूरी एंट्री करनी पड़ेगी सेल्स टैक्स पेएबल की भी। तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, ये इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात तो एक, ये 330 डिवाइड बाई 1.1, ठीक है ना, तो जैसे ज़रा मुमकिन हो सका वो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। पॉज करिएगा ज़रा। अच्छा जी, तो आपको जहां कहीं ज़रूरत पड़ेगी आपने 330 बटा, मेरी मिसाल है ना, अब जैसे ये है, ये 1444 नहीं है, इसको डिवाइड बाय 1.1 करो, 1000, ये है आपकी सेल प्राइस। ऐसे ही बाकी चारों, मतलब बाकी तीनों भी, इसके अलावा बाकी तीनों भी। आगे बढ़ो, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये कहां यूज होगी, ये भी NRV में यूज होगी, यूं लिख देते हैं जरा, NRV, बातें ना करो। नेक्स्ट, डिफेक्टिव यूनिट्स, ओ अभी भी पढ़ाया, मतलब आपको पता है मैंने जान छुड़ानी होती है, मैंने गोली करानी होती है जहां तक चल सके मेरी गोली, लेकिन मसला ये है कि सारे सवाल करने के चक्कर में ना एंड तक जाते जाते ना सारी गोलियां ना कैंसिल हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अभी अभी आपको बताया, अगर क्लोजिंग स्टॉक में डिफेक्टिव भी और गुड भी है तो आपने, लेकिन पते की बात यह है कि 15,000 में ये 2400 पड़ा है एंड 4,000 में 25,000 में 4,000 में 25 तो 25,000 में 4,000 पड़ा है, और ये सिर्फ इन दो यूनिट्स, इन दो आइटम्स के अंदर डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, C और D में नहीं है।
रीवर्क कॉस्ट भी है पर यूनिट। कोई मसला हो जाएगा मैनेज इंशाल्लाह। मैंने सिर्फ फॉर्मेट जो है ना वो ब्रेक में इसलिए बना दिया, कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं, कोई कैद नहीं है फॉर्मेट की। आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट सीएमए में वर्किंग की कोई कैद नहीं है। आप हर एक आइटम को अलग 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 करके कॉस्ट करें, एनआरवी करें, कोई मसला ही नहीं है, किसी ने नहीं रोका। मेरे ये नहीं कहिएगा को सर ने तो ये फॉर्मेट बना लिया तो ब्रेक के अंदर तो हम क्या करेंगे, जहन चल जाए तो बना दे, ना चले तो ना बनाए, जिधर जहन ले जाए वर्किंग करते जाए। कॉन्सेप्ट वही था जो आपको दे दिया, बस वो तो मैंने जरा थोड़ा मैनेज करने के लिए एक ही टेबल बना दिया, उसके अंदर आगे बार बार नहीं लिखना पड़े मुझे, जान छुड़ाता हूं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ सी अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वाज ऑब्जर्व। कोई गलती है जी, सी के अंदर कोई गलती है, यानी इन 5000 यूनिट्स में कोई गड़बड़ है। अब गड़बड़ होगी तो क्या होगी, 900 यूनिट्स की गड़बड़ है तो गड़बड़ दो ही हो सकती हैं भाई। 900 यूनिट्स या तो कम रिकॉर्ड हुए हैं किसी वजह से, या ज़्यादा हुए हैं। तो कम हुए हैं तो बढ़ा लोगे, बढ़ गए हैं तो कम कर लोगे, ठीक है। क्या कहता है वो, कहता है पता लगा इन्वेस्टिगेशन पर, इट वॉज फाउंड दैट 5600 यूनिट्स बेचे थे सप्लाई टू कस्टमर, वर गलतली रिकॉर्डेड एज सेल। रिकॉर्ड की सेल किए कितने यूनिट से, असल में मैंने नया फॉर्मेट बनाया था, मैंने बोर्ड मिटवा दिया, ठीक है। लेकिन आप अपने पास तो देख सकते हैं ना, पिछले सवाल में आपको नजर आ रहा है आपका इन्वेंट्री कार्ड। तो इशू वाले कॉलम में देखें ना जरा जाके, इशू वाले कॉलम में इशू बना लिया आपने, इशू वाले कॉलम में या सेल वाले, वो जो इशू वाला कॉलम है उसके अंदर आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं, जहां पर वो यूनिट्स माइनस होकर स्टॉक निकलता है, ऐसे ही है। तो जो माइनस होने चाहिए थे 5600, वो गलतली 6500 हो गए, यानी 900 से ज्यादा फिगर लिखी गई तो वो माइनस हो गए, तो स्टॉक में उतने यूनिट्स कम हो गए। तो हमने क्या करना है, बस इतनी सी गल सी, तो आपने इधर जाकर इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 900 प्लस हो जाएगा इस 5000 में, ठीक है जी। और जी नहीं समझ आई, ये नहीं समझ आई, आ गई नहीं, बता दो मैं बता देता हूँ जी। बड़ी सादा सी बात है, कोई मुझे यार कार्ड मिल जाए, यहाँ पे मैंने बनाया तो था एक, ये देखो ना आप, मुझे बताओ कि ये यार ये तो इधर आओ, एवको वाला ज़्यादा आसान, जिधर देखो आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हैं, ये लाल 250, ये इशू वाला कॉलम है, ये माइनस वाला है, पता है ना, रिसीट प्लस होता है और इशू माइनस होता है। आपके इशू वाले कॉलम में 10 आ रहा है, जो भी हुआ है ये 10 हो गया, समझो ये सेल किया है मैंने यूनिट सेल की मिसाल के तौर पे, 250 में से 10 माइनस होकर क्या आया। अब मिसाल के तौर पे मैंने सेल तो किए थे 8 यूनिट्स, पर गलती से रिकॉर्ड कर दिए 10, तो इस वजह से मेरे स्टॉक पे क्या असर पड़ा हुआ है, 2 से कम हो गया, तो बढ़ा ले। देखो ना, होना चाहिए था 8, अगर 250 में से 8 माइनस होता तो सही स्टॉक क्या होता, लेकिन मैंने जो 8 की सेल रिकॉर्ड करनी थी गलती से वो 10 की कर दी, तो 10 की करने से ये स्टॉक 240 हो गया, यानी मेरा स्टॉक 2 रुपए से गलती से कम रह गया है, बढ़ा ले। यही बात वहां पे उसने लिखी हुई है। वो कहता है एक डिस्क्रिपेंसी पकड़ी गई है कि हमारा प्रोडक्ट सी जो है उसमें 5600 यूनिट्स हमने सप्लाई किए थे, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कितने कर लिए, 6500, तो ज्यादा रिकॉर्ड हो गए, तो सेल ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो स्टॉक कम हो गया। अब गलती को सही करना तो क्या करोगे, बढ़ा लोगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे कहता है द डिफेक्टिव यूनिट्स, ये पॉइंट 1 हो गया जी। पॉइंट 2, द डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन मार्केट एट 60% ऑफ देयर करंट रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, ओके। चलो देखते हैं, विद इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट, यानी कि एक तो ये ऑप्शन है ना कि रीवर्क करो, तो रीवर्क कर लेंगे तो फिर चुप है, तो इसका मतलब फिर वो नॉर्मल पे बिक जाएंगे। तो ये नहीं कहा कि रीवर्क करके कितने के बिकेंगे, तो मतलब रीवर्क करके डिफेक्टिव सही हो जाते होंगे तो नॉर्मल बिकेंगे। लेकिन अगर रीवर्क ना करें, अब ये वो वाला ऑप्शन भी आ गया, बताया था ना कि मैं मजबूरी में ही पढ़ाता हूँ। अब क्या हो गया, आपके पास डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए, क्या आप एज इट इज बेच दें, तो जो उसकी प्राइस है उस प्राइस का 40% डिस्काउंट दे रहे हैं आप, 60% बेचेंगे, और अगर आप रीवर्क करके बेचें तो इसका मतलब वो नॉर्मल पे बिकेगा, ठीक हो गया। तीसरा, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस
प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी, नवी मुसीबत पै गई है, ऑफर्ड बाय कंपेटिटर्स, बी और डी हमारे जैसी, हमारा कंपेटिटर भी अब्दुल नाफे ऑफर कर रहा है, मोबाइल में देख के बताओ क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। देखा ना, मोबाइल वापस किया इसको तो फिर वही शुरू हो गया, मैं बड़ी इरिटेशन होती है, अब मैंने आ गए तो कुन्ने सेक देने जी। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय कंपेटिटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 20। अब ये डिस्काउंट अब्दुल नाफे मोबाइल में देखकर बताओ, ये डिस्काउंट जो है दे ही दो, बंद कर दिया है, हाँ ठीक है, बंद करके अपने पास ही रख लो, ऑफ कर दिया है ना अपने पास, नहीं उधर दे दो। बी और डी जैसा कंपेटिटर भी आइटम बेच रहे हैं और मटेरियल की प्राइसेस कम हुई तो उन्होंने अपनी प्राइस गिरा दी। ओ भाई मेरे, उन्होंने अपनी प्राइस गिरा दी, तुम कब से बोल रहे हो, तुम्हारी भी डिस्कशन नहीं खत्म हुई, मेरी क्लास मुक गई। तो उनकी प्राइस कंपेटिटर की बड़ी है, तो अब हमारे लिए भी मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है जितनी कंपेटिटर ने गिराई है हमें भी उतनी प्राइस गिरानी पड़े, हम उससे कम भी गिरा सकते हैं, लेकिन ये तो सवाल बताएगा ना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ओएल्स करंट रिटेल प्राइस के 15 और 20% डिस्काउंट पर उन्होंने देनी शुरू कर दी। ओएल वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेल प्राइस, मतलब यही हो गया, ये फिर ये 15% डिस्काउंट देंगे बी पर और 20% डिस्काउंट देंगे डी पर, ठीक है जी। तीर दा रुख इंज होना चाहिए सी बस, ठीक है, क्या किया। अच्छा चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल तो हो गया जी ख़त्म। अब ना मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया ना, ये बेसिकली मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि ए और बी में आ रही थी गुड भी और डिफेक्टिव भी, ठीक है, और जो सी और डी हैं वो सलामत थी, ठीक है। अब मैंने जो पॉइंट 2 पहले करना है ना, पॉइंट 2 पहले करना है, उसमें मैंने एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। वैल्यू का मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो वो तो मैं निकाल ही लूंगा, प्लस ये मेरे ख्याल में ये एक गलती है और तो कोई गलती नहीं है ना, बाकी तो सिर्फ हमने देखना वैल्यू, सिर्फ एक गलती ये आ रही है, ठीक है, इसको भी सही कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी मैं कर रहा हूं जी शुरू। क्वेश्चन 8 का बी है ऑटम माल्टाज लिमिटेड, हमारे ज्यादा है ऑरेंजेस लिमिटेड, ऑरेंज लिमिटेड है, ओके। अच्छा अच्छा, अब इसमें मैं पहले पार्ट 2 कर रहा हूं। तो बेसिकली मैंने ए बी सी डी के लिए खाने बनाए। अब चूंकि ए और बी में डिफेक्टिव यूनिट्स आ रहे थे, तो अब ये दो बातें चल रही हैं, ठीक है। पहली बात, अगर गुड और डिफेक्टिव हो, वहां पे मैंने ट्री बनाया था, आप वर्किंग ट्री की तरह से कर लें, मैं ये कह रहा हूं, पाबंदी नहीं है इस फॉर्मेट की। आप पकड़े प्रोडक्ट ए, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ए, यहां पे मैं लिखूंगा गुड और यहां पे डिफेक्टिव, ये मैंने इस तरह से बनाया। आप इस तरह से ना बनाएं, आपने सवाल करना है, आप शुरू करेंगे, आप प्रोडक्ट ए को अलग से वर्किंग ले लें, ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया था, बात वही हो गई, ठीक है। आवाज बंद हो गई है, चल रही है फिर, ये सही है। तो वर्किंग के ऊपर मैंने कभी पाबंद नहीं किया आपको, मैंने तो जान छुड़ाई है कि जरा इकट्ठा ही हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही प्रोडक्ट बी के अंदर भी गुड और डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट सी में ये चक्कर कोई नहीं, ना ही प्रोडक्ट, अगर इनमें होता मुझे नजर आता तो इनमें भी मैं 2 कॉलम कर देता, ठीक है। अब आपके जहनों में ये आ रहा होगा, अच्छा ये प्रोडक्ट ए ऐसे ही चलना है, ठीक है ना, लेकिन एक मसला आ रहा है कि नीचे मैंने कॉलम जरा ज्यादा कर दिए हैं, उसकी वजह भी है। जो डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव, मैंने जब एनआरवी की कैल, यहां पे मैंने क्या करना है, यहां पे मैंने वर्किंग 1 करनी है, ये मेरी होगी एनआरवी की कैलकुलेशन। एनआरवी की कैलकुलेशन में प्रोडक्ट ए में मैंने गुड को रख दिया इधर और डिफेक्टिव को मैंने इधर रखना है
कि ये क्या होगा, विद रीवर्क पहले करना या विदाउट, वो देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही गुड, वो चला वही आ रहा है। और ये आप बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ऐसे चलें, हर एक प्रोडक्ट को अलग से करें, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वर्किंग की कोई पाबंदी नहीं है, वर्किंग को छोड़ दिया करो, वर्किंग की हेडिंग देकर पर्चे के ऊपर जाने दिया करो जहां जाती है। फॉर्मेट जहां बनाने मैंने पाबंद किया हुआ है आपको, सवालों के स्टार्ट में बस मेन बॉडी का फॉर्मेट मैंने बनवाया आपसे, बाकी वर्किंग इत्तेफाक ऐसा है, मेरी आदत है कि मैं वर्किंग एक ही तरह से कर लेता हूँ, वो आपकी आदत बन जाती है, तो कोई बात नहीं है। जहां कहीं ना कंफर्टेबल हो, कहीं पे वर्किंग का रटे शटे नहीं लगाने आपने, चलने दिया करें वर्क, ठीक है, ऐसे करें वर्किंग। ए पकड़ा, गुड, डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव के अंदर विदाउट रीवर्क, विद रीवर्क। ये ट्री बनाओ, वर्किंग आपकी ट्री में बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, मैंने कई दफा आपको कहा है। तो गुड को कॉस्ट एनआरवी, डिफेक्टिव की कॉस्ट, विद रीवर्क विदाउट कॉस्ट एनआरवी। तो जो देख लोगे जहां पर एनआरवी कम होगी वो वैल्यू, जहां पर कॉस्ट कम होगी वो वैल्यू, टोटल करके प्रोडक्ट एक ही वैल्यू, ऐसी बी की, ऐसी सी की, ऐसी डी की, ठीक है, और सही है। ये सारे ही गुड हैं, इसलिए मैंने इसके दो कॉलम जरा खुले खुले रख दिया, ऊपर से जरा मैंने जरा हेडिंग की जगह बचाई है, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कि ऊपर मुझे दोबारा से प्रोडक्ट ABC ना लिखना पड़े। घर से जो मैं बना के लाया था ना फॉर्मेट, उसमें तो मैंने लिखा हुआ था ये, असल में ये काम गुड डिफेक्टिव, गुड डिफेक्टिव। यहां पे तो निकाल लिया ना मैंने वैल्यू। वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट एनआरवी, जो लोअर होगा वो वैल्यू पर यूनिट निकाल लेंगे, आसानी रहेगी, यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी, ठीक है। यहां पे मैंने एनआरवी निकालना है, यहां पे मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डिस्काउंट माइनस करके, उसके बाद रीवर्क कॉस्ट वगैरह 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 माइनस करके ये मैंने आंसर निकाल लेना। पता नहीं ये लाइन क्यों लगाई थी, देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो। चले शुरू करें अब काम। ये मैंने सोचा था यहाँ करूंगा, लेकिन फिर वहां हो गया, टाइम बच गया ना जरा, मतलब बीच में ब्रेक आ गई। चलो जी अब बिस्मिल्लाह करो जी। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू के लिए मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कॉस्ट पर यूनिट। क्या लूंगा जी, कॉस्ट पर यूनिट। ये मुझे सवाल ने बताई हुई है, ये सवाल ने मुझे बताई हुई है, ये रुपीज में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लूंगा एनआरवी पर यूनिट। एनआरवी पर यूनिट ये मुझे वर्किंग वन मेरी बताएगी। ये पर यूनिट को ही कंपेयर कर ले भाई, पर यूनिट कंपेयर करें या टोटल करें, फर्क पड़ता है कोई। तो पर यूनिट अगर एनआरवी लोअर है तो टोटल में भी लोअर है, ठीक है। अगर पर यूनिट में लोअर है तो टोटल में भी लोअर है, अगर पर यूनिट में कॉस्ट लोअर है तो टोटल में भी लोअर है, ठीक है। और ठीक है, किसको समझ नहीं आया? अच्छा जी, तो यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा जो कि इन दोनों में से लोअर होगी, ठीक है जी। और ये भी रुपीज में आएगी, और वैल्यू भी पर यूनिट ही होगी, वैल्यू पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको जब मैं मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आ जाएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट्स के साथ, जो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू जो उसने मुझसे मांगी है, जरा चेक करें। तो ये कहा हुआ है ना पॉइंट 2 के अंदर, क्या कहा है उसने, एडजस्टेड तो खुद ही हो जाएगी। जब मैं यहां पर एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर ले लूंगा, वो एडजस्टमेंट भी पड़ गई। फिर जब यूनिट्स की बारी आएगी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सी के यूनिट्स ही 59 ले लूंगा, खुद ही एडजस्टेड हो गई, ठीक है। तो एडजस्टेड वैल्यू निकालेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, ठीक है। चलें, तो यहाँ पे हम करते जाएंगे जैसे जैसे आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी बचत होगी जगह की, यहाँ पे कोई वर्किंग शर्किंग मुझे छोटी मोटी करनी पड़ी तो वो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये जनाब हमारा सवाल की हमारी रिक्वायरमेंट है। अब अगली बात है एनआरवी। एनआरवी का फॉर्मूला आपको क्या बताया है, अब आप यूं कर रहे हैं सवाल तो चलते जाएं। अब प्रोडक्ट ए है ना, वो अलग से निकल आएगी। ये जो वैल्यू मैंने एंड पे निकालनी है, आपकी ये वैल्यू एंड पे यहां से निकल आएगी। गुड को आप अलग लेकर चले, उसकी कॉस्ट, उसकी एनआरवी लोअर पिक कर लिया। डिफेक्टिव में 2 आ गए तो चलते आए लोअर, चलते आए, जो बेहतर था वो वाला यूज करके लोअर निकाल लिया। तो ये वैल्यू टोटल करके ले लोगे, ऐसे करो, कोई मसला नहीं, घर वैसे कैसे कर लेना, और अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब एनआरवी निकलती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेंगे। उसके बाद इनमें से डिस्काउंट्स को लेस करना पड़ेगा,
कौन कौन से डिस्काउंट हैं? एक तो बी और डी में ये डिस्काउंट है, दूसरा ना ये डिफेक्टिव वालों का भी तो मसला है ना, ठीक है, वो डिफेक्टिव वाले यूनिट्स के अंदर डिफेक्टिव का भी डिस्काउंट आएगा। बहरहाल अब गुड और डिफेक्टिव में विदाउट रीवर्क और विद रीवर्क वाला चक्कर है। तो ये डिफेक्टिव में मैंने कहा जी विद आउट रीवर्क और रीवर्क लिख देता हूं। विद रीवर्क की मेरे पास जगह नहीं है। विद आउट, हाँ सॉरी, मैं कहा चलो जान दो। विद आउट रीवर्क और विद रीवर्क, तो विद नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है, ओके। और ये तो वैसे ही गुड है, ठीक है। तो ये कहानी असल में आनी है, बाकी तो कोई मसला ही कोई नहीं है। बाकी तो आपके पास वही NRV का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालोगे आप। एस्टिमेटेड भी लिख लो, मर ना जाना, सेलिंग प्राइस ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है, एस्टिमेटेड ही है, ठीक है, एस्टिमेटेड ही है, क्योंकि इस वक्त ये सेलिंग प्राइस है और ये स्टॉक पड़ा है, फ्यूचर में बिकेगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस लेनी है मैंने पर यूनिट, जिसके लिए मैं आपके साथ क्या डिसाइड कर चुका हुआ हूँ कि मैंने रिटेल प्राइस को डिवाइड करना है 110 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने लेस करना है डिस्काउंट को बी और डी वाले पे। एक और डिस्काउंट भी है, मतलब क्योंकि फॉर्मेट एक है ना, अब ये मजबूरियां तो मेरी हैं ना, आप तो सुकून से चल रहे हैं ABCD अलग करके, तो जिसमें होगा होगा, जिसमें नहीं होगा नहीं होगा। मेरी तो अपनी मजबूरी है ना, बफलोज ब्राउन्स हैं। तो मैंने डिस्काउंट है, डिस्काउंट कंपेटिटर वाला, डिस्काउंट ड्यू टू कंपेटिटर, वो भी है, ठीक है। और एक डिस्काउंट है मेरा ऑन डैमेज्ड, विदाउट रीवर्क बेचेंगे तो डिस्काउंट आएगा ना, क्योंकि मैं वर्किंग कर रहा हूं ना, ठीक है। ये माइनस होंगे, उसके बाद कोई सेलिंग कॉस्ट है तो वो माइनस होगी, और कोई रिपेयर कॉस्ट है तो वो माइनस होगी। अल्लाह माफ करे, जगह कोई नहीं बचती नजर आ रही। तो देखते हैं, NRV पर यूनिट निकालना है मैंने, मैं कोशिश करूंगा जरा वर्किंग ना, मैं ऐसे डिस्काउंट डिस्काउंट या ड्यू टू कंपेटिटर लिख दिया ना मैंने एक बार, उसके बाद आपको तो पता लग गया ना कि कौन सा है, तो ये मैं मिटा सकता हूँ। फिर डिस्काउंट ऑन डैमेज लिख दिया ना आपने, तो अब मैं इसको मिटा भी सकता हूँ, तो फिर मैं जरा जगह बचा लूंगा, मैं वर्किंग कर लूंगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट माइनस होंगे, डिस्काउंट्स माइनस होंगे, जो भी कोई डिस्काउंट्स होंगे वो माइनस कर देंगे। कोई रीवर्क कॉस्ट है तो माइनस। अब रीवर्क कॉस्ट किस पे आएगी? गुड पे, विदाउट रीवर्क वाले डैमेज पे। तो लेकिन अब मेरा फॉर्मेट है ना, मेरी मजबूरी है, मुझे लिखना पड़ेगा। तो अच्छा हो जाए, फॉर्मेट फुल फ्लैज आ जाएगा, आगे जहां जहां आता जाएगा लिखते जाएंगे। तो मेरी बचत सिर्फ फॉर्मेट बनाने में टाइम लग गया, आगे सारी हो गई। अच्छा, तो डिस्काउंट्स माइनस हो गए, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट है और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है, पूरा कर दो। फिर दो अदद डिस्काउंट्स हैं, रिपेयर कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट जो है ये पर यूनिट ही गिवन है ना, बेहतरीन हो जाएगा। फिर तो थोड़ी सी जगह इसको थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट या रीवर्क कॉस्ट, जो भी लिखा हो, लेस एस्टिमेटेड क्या था? सेलिंग कॉस्ट। और इन सब को नेट नोट करेंगे तो NRV आ जाएगी, वो भी पर यूनिट, क्योंकि ये NRV पर यूनिट की वर्किंग में कर रहा हूं, सब कुछ ही पर यूनिट है। डिस्काउंट, रिपेयर कॉस्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट। तो ऐसे भी फिर ऐसे टोटल थोड़ी आ जाना है, फिर पर यूनिट होगा, ठीक है। तो NRV पर यूनिट। ब्रेक नहीं लानी, हाले चल रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे। ले जी, शुरू करें काम। सवाल खत्म है जी बस, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले दे दिए थे, बस थोड़ा सा इसको संभालना ही होता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं काम जी। सबसे पहले
आप पकड़ लें इसको। हेलो भाई इधर आओ, किधर आ रहा हूं। ये 1444। अब मैंने ना एक बार लिख दिया रिटेल प्राइस डिवाइड बाय 1.1 या इंटू 100 डिवाइड बाय 110, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज करते जाएं और मुझे फटाफट बताते जाएं। प्रोडक्ट ए चल रही है ये, तो प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस 1000। ये तो सब के केस में यही रख लो ना, क्योंकि मैंने ये डिस्काउंट डाले हुए हैं ना, मैं डिस्काउंट निकालूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अगले का बताओ, बी का 900। मैं 900 लिखना पहले, नहीं 1200। आप कहेंगे डिफेक्टिव भी 1040, नहीं नहीं नहीं, डिफेक्टिव के 1040 है ना, ये ड्यू टू डिफेक्ट वाला जो डिस्काउंट है ना, मैं वो यहां से माइनस कर लूंगा सेलिंग प्राइस में से, टेंशन ना ले, ठीक है। ओके, कोई मसला? नेक्स्ट आगे कहता है, और से क्या कहा था, अच्छा जो मिलते जा रहे हैं आसानी से करते जाए ना, ये 15% और 20% डिस्काउंट लेना लें। अच्छा वैसे वो कह रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ ओएल्स करंट रिटेल प्राइस। देखो बेटा रिटेल प्राइस मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। ओएल ने एडजस्ट करना है सेल प्राइस को अकॉर्डिंगली ना, तो वो एक ही बात है, आप रिटेल प्राइस पे ये कम करेंगे, हुकूमत ने तो टैक्स अपना ले ही लेना है, तो आप उसी हिसाब से सेल प्राइस को ही कम कर लो। यानी जहां जहां उसने रिटेल प्राइस लिखा भी है ना, उसको आपने सेल प्राइस ही समझना है, क्योंकि आपने वैसी सेल प्राइस कर दी हुई है, ठीक है ना। सेल प्राइस रिटेल प्राइस एक ही बात है, बस वो कम कर दिया ना। रिटेल और सेल के अंदर फर्क कितना है, आपने जो सेल करनी है उसी का 10% आपने हुकूमत के खाते में डालना है ना, ठीक है। तो बस आपने जब एडजस्ट करना है तो सेल प्राइस को ही कर दें, एक ही बात है। सेल प्राइस को करें या रिटेल को करें, बात तो एक ही है। हमने रिटेल प्राइस को छोड़ा नहीं। अगर मैं रिटेल प्राइस लेकर चल रहा था सवाल में, मैंने ना ये चेंज कराया होता, तो फिर मैं रिटेल का ही परसेंटेज माइनस कर देता। ओके, इसलिए हमने जहां पे भी यूज करना है, और भी कहीं पे लिखा हुआ था करंट रिटेल सेल प्राइस ही है बस, ठीक है। अब हमारी सेल प्राइस है, ठीक है। शुरू करें, मतलब जो निकल आए बस वो निकल आए। अब उसके ऊपर बताओ जी, बी और डी के ऊपर 15% डिस्काउंट है, बोलो 15 और 20। तो यहां मैंने लिखा डिस्काउंट पर यूनिट, यहां पे वर्किंग कर देता हूं, फिर जगह तो बना ही ली है। बीलू से या रेड से, रेड से करते हैं, चलें आज जी। इधर देखें जी, 1000 बी है, बी 900 वाली चीज कितना डिस्काउंट करके बेचनी पड़ रही है ड्यू टू कंपेटिटर्स। इसका मतलब मैं इसके ऊपर 15% डिस्काउंट दूंगा, इनटू 15% कर दें जी, कितना? ये ऐसे ही है 135। ये तो हर जगह ही जाएगा, मतलब आपने पहली वाली चीज को बदल दिया ना। अब पॉइंट पे देखते हैं फिर क्या करना है। अच्छा, इसी तरह से डी में भी मसला है, लेकिन डी का मसला बड़ा आसान है, क्योंकि डी है ही सिर्फ एक तरह का। डी में कितना डिस्काउंट देना है? वो 1980 तो बचा ही नहीं, वो तो 1800 हो चुका है। तो 1980 लिखा होता तो 1980 का मैं 20% ले लेता यार, 18 लिखा हो तो 1800 का ही 20% ले। तो ये जनाब हमारे पास आ गया 1800 का जी, कितना? 300। कोई मसला? नेक्स्ट, लाइन नहीं सीधी आ रही है ना। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट एक और भी है, और ये डिस्काउंट किसके लिए है? ये डिफेक्टिव वालों का है। तो डिस्काउंट पर यूनिट है, जो डिफेक्टिव हैं उनको आप इसी वक्त बेच सकते हैं एट 60% ऑफ सेल प्राइस विदाउट एनी। तो अगर विदाउट रीवर्क आपने बेचना है तो कितना डिस्काउंट दे दें? कितना डिस्काउंट दे दें? ना 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 60 तो 60 की तो उसने बिकना है, पर वो चूंकि मैंने फॉर्मेट ऐसा बनाया, मैं सारा ही उसी हिसाब से अब लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। ये ना फिर आप वो नया इकट्ठा खोल दें, यानी कि इस वर्किंग को समझना एक मुअम्मा बन गया हमारे लिए, है ना। इसलिए आपने ये डिसाइड किया कि आप तो ऐसे ही चलेंगे, तो कोई बात नहीं, आप बेशक जैसे मर्जी चलें, मैं समझा दे लेना ही इंशाल्लाह, बाकी तुम्हारी मर्जी है फिर, ठीक है। लें जी, तो डिस्काउंट पर यूनिट अब कौन सा वाला है? डिफेक्टिव वाला। तो अगर रीवर्क ना करें, ए और बी है ना डिफेक्टिव,
अगर रीवर्क ना करें, अगर विदाउट रीवर्क हो तो 1040 वाला कितने परसेंट पे बेचेंगे? 60 पे बेचेंगे। तो डिस्काउंट कितना देंगे? 40%। जी 400, ब्रेक लगाओ, 400, ठीक है। और विदाउट रीवर्क ही बेचें बी को तो वो कितना आएगा? अब ये थोड़ा सा देख लो, ये 935 में से ऑलरेडी पहले 135 माइनस हो चुका है कंपेटिटर वाला। जी हाँ हाँ हाँ, वही 900 माइनस 135 जो बचा है, अब उस पे 40% डिस्काउंट। जी 306। नहीं, चस नहीं आ रही तस्वीर में ना, फिर आपने कहना पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। अच्छा जी, अच्छा मैं सही लिख लेता हूँ, पहले वाला सीधा कर ला मैं। क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई है? पहले ऐसे मिटाना फिर बोलांगा। क्या हुआ? कोई गलती हो गई है? ओके, गलती हो सकती है, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, होगी वैसे नजर तो नहीं आ रही वैसे। अच्छा, उसके बाद है रीवर्क कॉस्ट। ए और बी में आ रही है सिर्फ 260 और 320। रीवर्क कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट। इधर देखो, अब रीवर्क में आएगी ए की कितनी है? 260। तो आपने ये हर एक को बेटा अलग अलग देखते जाना था, बस आपको टाइम जरा ज्यादा लगना था, लेकिन शायद कंफर्टेबल ज्यादा होते। मैं जान छड़ाई, समझा करें जी। रीवर्क के करेंगे तो 320 लगेगा। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट तो गिवन थी, किथे गई वेरिएबल? 80, 75, 100, 110, 80, 75, 100, 110 सब में ही आएगी। जी हाँ हाँ, उसमें छोड़ देंगे, ठीक है जी। 80, 75, 100 और 110। अब उसके बाद उसने क्या कहा था इधर? जो डिफेक्टिव है वो विदाउट इनकरिंग रीवर्क और सेलिंग कॉस्ट है। यानी कि अगर आपने विदाउट रीवर्क बेचा तो इस पे 80 नहीं आएगा, रीवर्क करके बेचा तो फिर तो उसने नहीं कहा। विदाउट रीवर्क बेचा तो ये 75 नहीं आएगा, रीवर्क करके बेचा तो फिर तो आएगा, ठीक है। इधर तो है ही, सवाल खत्म, जवाब शुरू। कहाँ लिखी हुई ये? द डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन मार्केट एट 60% ऑफ करंट प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग। यानी अगर आप विदाउट रीवर्क बेचेंगे तो ना तो आपकी ये 260 की रीवर्क कॉस्ट आएगी, सॉरी इतने कितने आता है, रीवर्क कॉस्ट आएगी, और ना ही सेलिंग कॉस्ट, ना ही रीवर्क कॉस्ट, ना ही विदाउट रीवर्क जो बेच रहे हैं। मैं जान छड़ाई ना, इसलिए इंज हो रहा है, टेंशन ना लो, वखरा वखरा करना। मैं ये पूरा कर लूँ फिर करते हैं पार्ट 2, बंदा मौका ही देख लेंदा है, पार्ट 2 शुरू कर लें जी। 960, 624। इधर देखो, डिफेक्टिव वालों को विदाउट रीवर्क बेचें या विद रीवर्क? विदाउट रीवर्क बेचें तो 624 आ रहे हैं, रीवर्क करके बेचें तो यहां पर इसको काट दो। अब एनआरवी गुड यूनिट्स की कितनी है? 960, और एनआरवी डिफेक्टिव की कितनी है? 700। ये कहानी असल में, ये गेम मैंने डाली हुई थी सर। ओह, पढ़ा के आए हूं इसीलिए पहले ये सवाल ना कराना, तो मैं नहीं सी पढ़ाना। अभी तक पूरा सीएमए गुजर गया, मैंने ये एनआरवी का कॉन्सेप्ट दिया आपको? एनआरवी का ये वाला कॉन्सेप्ट जो आज दिया, कभी दिया? कभी पूरे सीएमए में जरूरत ही ना पड़ा, तो नहीं देता, ठीक है। इस सवाल से भी पहले तक मैंने कोई नहीं बताया आपको, हालांकि इन्वेंट्री वाले से शुरू हुआ तीसरा दिन है, ठीक है। बस सब कुछ नहीं है अभी फिलहाल, कुछ नहीं, रिवीजन क्लासेस में बाकी मैं ढूंढ के लाऊंगा, जो रह गया वो बताऊंगा उसमें, फिर बताऊंगा आपको जी। मैनू जो पता सी वो दस देता है, इसके अलावा अगर कुछ है
आपको कहीं से पता लगे तो आप खुद देख लेना, मुझे लग गया तो मैं आपको भेज दूंगा, अल्लाह करेगा नहीं कुछ होगा निकल जावांगे। ठीक है जी। 690 गुड यूनिट्स की एनआरवी है 690 और डिफेक्टिव विदाउट रीवर्क ओह आंसर 445। हाँ जी ये बारे की ख्याल ये 370 पता नहीं कि इतना फर्क किमें आ गया। तो बताएं जी अब इसको क्या करें, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको रीवर्क करे तो नुकसान है, इसको विदाउट रीवर्क बेच। ठीक है तो 450 कैसा जबरदस्त सवाल है, ऐसे नहीं फिर मजाक में नहीं लेना इस टॉपिक को, यही तो मैं कह रहा था। मैंने कहा था ना नहीं आसान होगा, आसान पर्चे में नहीं आसान लगता, फिर ना किया हुआ हो तो कर लो 2 दफा बस पेपर से पहले फिर आसान है इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट तो वही 4 से जो बता दिए थे, पर फॉर्मेट की कैद भी कोई नहीं है इसकी, तो मैंने वैसे ही जरा कर दिया, जरा शशका बनाया जी। नेक्स्ट ये 1100 और ये 1100। ठीक है जी। अब कॉस्ट सबकी गिवन है सवाल में, 800 700 900 1200 75 800 800 800 ही होगा, डिफेक्टिव भी कॉस्ट तो वही है 700। ये डिफेक्टिव की भी कॉस्ट तो में वही पड़ी होती है, डिफेक्टिव निकलते हैं जो कॉस्ट तो वही होती है, देखा था आपने भी इन्वेंट्री। यही ऐसे नहीं मैंने वो 2 सवाल कराए, बुनियादी तो बनानी होती है, पहली दफा ये सवाल कराता करा करू तो देना ही था, लेकिन बुनियाद में कुछ चीजें देखो ना, कार्ड के अंदर आपको कॉस्ट नजर आ रही थी, कॉस्ट तो वही पड़ी होती है डिफेक्टिव यूनिट्स की जो आपने बनाने पे या खरीदने पे लगाई होती है, कॉस्ट तो वही है जी। 900 1275। अब जी इसमें से लोअर क्या है 800, लोअर थले आई जाते हो भाई 600 459 है लोअर 900 और 1330 था ना 1275। ठीक है अब क्या करें, इनको जस्ट यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब यूनिट्स बाकी सबके तो ठीक थे 15 25, लेकिन इसके 5900 कर दो, सही हो गया, खुद ब खुद एडजस्टेड वैल्यू निकलेगी, वही उसने कहा हुआ था। ठीक है जी। और आखिर में 8000, तो कितने यूनिट्स जी? नहीं अलग बताने हैं, 12600। ये क्या हुआ है भाई, ये क्या हुआ है, समझ आई है? मैं समझाता हूं, नहीं समझ आई तो नहीं। उसने कहा था ना कि गुड यूनिट्स ये इन्वेंट्री में डिफेक्टिव पड़े हैं, तो इसका मतलब ये हो गया था कि अगर 15000 में 2400 डिफेक्टिव हैं, तरतीब मेरी सवाल में ये है ना, 2400 अगर डिफेक्टिव हैं तो फिर 12600 गुड है। क्या ख्याल है? अगर इसमें 4000 डिफेक्टिव हैं तो 21000 गुड है। गुड भाई गुड। हाँ जी 5900 इधर देखना जरा, इधर देखना जरा, 5900, अद्धा तितर अद्धा बटेर, अद्धा काला अद्धा लाल। ठीक है जी। और डी 8000। ठीक है जी। वैल्यू बताएं जी, वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 में बता दो यार, ये लो रुपीज इन 1000 बाइक है जी। 10080 1680 1449। एक मिनट पहले कितने लिख लें दिया करो, 18। ज्यादा समझ आ जाए तां भी मेरे तो तेज अगे टुर पैंदे ने जी। 5310 10। एक मिनट भान मेहरबानी ताड़ी, एक मिनट खलो जाओ। अब इन सब का टोटल करें इधर तो रुपीज 43। इधर देखो बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, बताओ ये सही है?
अब यूके यहाँ पे ऊपर लिखा ना रुपीज इन 1000, मैंने ऐसे लिख दिया। ये जनाब आपका पार्ट 1 हो गया। ओके, पार्ट 1 में 3 एंट्रीज हैं। इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं, ना ही बताऊं, इंज ना करो। अच्छा सुनो, अब उसने क्या कहा था, उसने कहा है सर, उसने कहा है जर्नल एंट्रीज करो एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने की। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या हो रही है, जरा मुझे बताओ। सबसे पहली एडजस्टमेंट ये बिल्कुल 900 यूनिट्स, ये 900 यूनिट्स नहीं रिकॉर्डेड थे, आपने रिकॉर्ड किए। अच्छा, इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन होता है डायरेक्ट। आपने इंट्रो के अंदर करेक्शन ऑफ एरर पढ़ना चाहिए था, पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन FAR 1 में तो पढ़ ही लिया। कोई ऐसा बच्चा जिसने FAR 1 ही नहीं पढ़ी हुई और इधर बैठा हुआ इस पेपर में? क्योंकि कोई ऐसा बच्चा हो नहीं सकता, नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। स्टिल किसी ने नहीं पढ़ी FAR 1 तो एग्जाम्पशन लेके आया होगा, तो किसी बेस पे ही होगी ना, ठीक है। तो अब मैं करेक्शन ऑफ एरर तो नहीं पढ़ा रहा, बड़ी सादा सी बात है, एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ बस, वो ज़रूरी है। आपकी सेल है 100 रुपये की, लेस होती है इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक है 3 रुपये का, परचेजेज इसमें ऐड हुआ करती हैं, 82 रुपये की परचेज की हमने, और क्लोजिंग स्टॉक हमने 8 रुपये का बच गया था, वो माइनस कर दिया। इस डिब्बे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहते हैं इस डिब्बे को? कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा जो इसको टोटल क्या आ रहा है? 77। कौन बुआ खड़ गया? कौन? अच्छा ले जी, अब 100 में से 77 माइनस करें तो प्रॉफिट कितना आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, प्रॉफिट कितना आ गया? 20। अब मेरा सवाल, आपने सुना होगा, साजिदा कराम ने आपको बताया होगा इंट्रो R1 के अंदर कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है। उसकी वजह है कि क्लोजिंग स्टॉक इस डिब्बे में देखें ना तो माइनस होने वाली फिगर है। ये डिब्बा है असल में एक्सपेंस, इस डिब्बे का नाम क्या है? कॉस्ट। इस कॉस्ट या एक्सपेंस में अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो वो माइनस होने वाली फिगर इसको कम करेगी ना, तो वो माइनस होने वाली फिगर जितनी बढ़ाते जाओगे ये कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप बाकी सारी चीजों को सेम रखें, सारी चीजों को सेम रखें, लेकिन आप सिर्फ इस 8 को बढ़ा दें, बढ़ा के कर दें 10। अब ये 10 हुआ जैसे ही, तो 77 कितने पे चला गया? और इसका 75 पे जाना था कि आपका प्रॉफिट किस पे चला गया? मतलब क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक। ओपनिंग की बात ही ना करो, वो इसके उलट होता है, इसलिए सोचा ही एक कराऊं। क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है। उसकी दरअसल वजह क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आपने जब भी कभी इस टॉपिक में कोई एडजस्टिंग एंट्री करनी हो, कह देते हैं ना एंट्री, काम तो मैंने कर लिया था, वैल्यू तो निकाल दी थी, लेकिन अब ये 900 रुपये से जो स्टॉक बढ़ाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक ही है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये बढ़ेगी तो इन्वेंट्री एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है या क्रेडिट? यानी आपने 5000 से स्टॉक को 5900 पे किया, तो 900 से आपने स्टॉक को बढ़ाया ना, तो इन्वेंट्री स्टॉक इसको बढ़ाओ और आंखें बंद करके दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे डाल दो। पीएनएल भी लिख सकते हो आप, पीएनएल भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो, मैं तो कॉस्ट ऑफ सेल ही लिखा करता हूं, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? 900 रुपए से आपने 900 रुपए से आपने, ये पार्ट 1 यहां पे शुरू हो गया, पहली एंट्री आपने इन्वेंट्री, ये फिनिश गुड्स हैं, बोलो फिनिश गुड्स ही हैं, मुझे याद है शुरू में जी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कौन सी वाली? सी है ना, इधर देखो, इधर देखो देखो देखो, फिनिश गुड सी की इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब अगला सवाल आता है किस से? मैंने कहा जी यूनिट्स तो 900 थे, अगर कभी पता लग जाए ना कि सी के मामलात क्या हैं, कॉस्ट लोअर है या एनआरवी, मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, हमने वैल्यू पहले ही निकाली हुई है पर यूनिट। तो 900 इंटू 900 यूनिट्स हैं इंटू रुपीज 900, ये कॉस्ट पर यूनिट है। बोलो यार, पारे हो गया यार, मार्कर यार,
काम किया कोई नहीं आज हमने, और मार्कर पर खत्म भी हो गया जी। 8 लाख रुपीज इन थाउजेंड, जितने तंग पावा मैं यही कर रहा हूँ, है ना जी। रुपीज इन, अच्छा है ना, फायदा है, जरा टाइम बच जाता है। रुपीज इन थाउजेंड जो हमारी एंट्रीज हो रही हैं जी, जनरल एंट्रीज, तो 810 से स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एक तो ये काम हो गया, और भी कुछ किया आपने इस तक आते आते, और भी कुछ किया आपने इस तक आते आते, किया है ना, किया है ना। इधर देखो, इधर देखो, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें किया है। स्टॉक को आप एनआरवी पे लेकर आए, राइट डाउन किया है, तो यहां पे एनआरवी लॉस आ रहा है, इस स्टॉक पे एनआरवी लॉस आ रहा है। आपने बेसिकली ये एनआरवी लॉस बुक किया 100 रुपए का इधर, ऐसा ही है। आगे बढ़ो, इसमें भी, इसके गुड पे भी सुभान अल्लाह, इसके इधर भी सुभान अल्लाह। आपने 3 जगह एनआरवी लॉस बुक किया है, इधर कुछ नहीं किया, इधर भी कुछ नहीं किया। तो ये एनआरवी लॉस की भी एडजस्टमेंट है। अब कहो तो यूनिट वाइज कर दें या इकट्ठा ही कर दें? इकट्ठा ही कर दें। अब मुझे बताओ एनआरवी लॉस कैसे निकलता है? मैं एनआरवी निकालने की बात नहीं कर रहा, एनआरवी लॉस कैसे निकलता है? कॉस्ट लेस एनआरवी करेंगे तो एनआरवी लॉस आ गया, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल एनआरवी आपने क्या निकालें, टोटल एनआरवी लॉस निकालें। तो मैं फॉर्मूला एक लिख रहा हूं ताकि आप बार बार उसको अंग्रेजी में ना लिखें। तो मैं यहां पर लिखा एनआरवी लॉस पर यूनिट इनटू यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये एक बार लिख लिया है ना, अब शुरू हो जाओ, कैलकुलेटर पकड़ो। एनआरवी लॉस कैसे निकलेगा ये भी बता देता हूं। एनआरवी लॉस पर यूनिट कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस एनआरवी पर यूनिट करोगे तो, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर हाथ में लो जी। इसका 100 रुपए का एनआरवी लॉस है, इंटू 2400 करो, 240,000। उसके बाद इधर कितना लॉस है? 700 690 में देखो 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए इंटू यूनिट्स कितने हैं बताओ? 210। ये प्लस होता जा रहा है, प्लस इधर भी है जी, 241। इसमें 241 है इंटू 4000, तो टोटल क्या आ गया? 1414। पूरी फिगर लिखनी है तो 2,40,000, वहां पे रुपीज चल रहा था ना, चलो 2,10,000, 9,64,000। तो ये जनाब आपका टोटल एनआरवी लॉस है, ठीक है। यहां पे कोई नहीं था मैंने निकाला, यहां पे कोई नहीं था मैंने निकाला, यहां था, यहां पे भी एनआरवी लॉस। आप इसको राइट डाउन करके एनआरवी लाएं, इसको भी राइट डाउन करके एनआरवी लाएं, और इसके अलावा किसी को नहीं लाए। तो ये एनआरवी लॉस की एंट्री अभी अभी आपको पिछले 2 सवालों में सिखाई है, क्या है? एनआरवी लॉस इज नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। और ये फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स हैं। एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स, अलग अलग नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल इकट्ठे ही कर दो, जान छुड़ाओ। वैसे अलग अलग कर दूं, वो अलग अलग कर दो, ठीक है। ये बैलेंसिंग निकालेंगे। अब बताओ फिनिश गुड इन्वेंट्री ए की कितने से क्रेडिट हुई है? ये किसकी फिनिश गुड इन्वेंट्री हुई है? 240 से। और फिनिश गुड इन्वेंट्री बी की भी हुई है क्रेडिट, लेकिन वो 210 जमा 964 कितने से? 1174 आ गया, और ये बैलेंसिंग आ गया 1414। ये अब देखो ना, अब इसके उसने कितने नंबर रखे हुए हैं, उसकी वजह क्या है? ये 10 नंबर ऐसे तो नहीं आने थे ना, ये तो ऐसे आने थे। एंट्रियां तो यही हैं, ये तोड़ के कर सकते थे बच्चे अगर करना चाहें तो। ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ए इन्वेंट्री क्रेडिट 240 से कर लेते, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट बी इन्वेंट्री 1174 से भी कर सकते थे, ठीक है। ओके चले, अब अगला सवाल थोड़ी बुनियाद बनाएं, बल्कि बुनियाद क्या, ये भी आप कर लेंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बुनियाद बना लें थोड़ी सी। अगले सवाल में एक छोटा सा मसला है बस। अगला सवाल मतलब है वो हमारा 7th है, असल में पिछला सवाल है। ये ओके हो गया? मुश्किल या आसान? ये टॉपिक मुश्किल या आसान?
ये सिर्फ फॉर्मेट मुश्किल था, वो मेरा कसूर है, वो मेरा कसूर है, ठीक है। आप बेशक अलग अलग करो, मेरा कसूर मुझे माफ करते हुए, और आराम से होगा। कॉन्सेप्ट वही थे आपके सामने। सवाल कितने नंबर का आया जी? ये नहीं, 13 जमा 2 15 का। अच्छा जी, इसको मैं देखता हूं जी। ये या तो रिवीजन क्लास में मंडे को हो रहा होगा, या ये फिर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, आपको एक दिन और दे दिया जाएगा, मुझे कोई और इससे अच्छा बेहतर सवाल मिल गया तो ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, बताता हूं इसमें करना क्या है। इसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा, रात को भेज दूंगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से समझो। बस देखो, मैंने 3 दिन मिलना है आपसे, ये तो इत्तेफाक हो गया ना। मिसाल के तौर पे मेरी आज आखिरी क्लास होती है और हम अल्लाह हाफिज करके जा रहे होते, तो मुझे पता तंग बड़े हो मुझसे। तो ये इन्वेंट्री का जो टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्टली अब कुछ नहीं बाकी। तो मैं कह सकता था ठीक है जी, सिलेबस खत्म है, तो ये मौका आपके पास ना होता, और फिर ये मेहनती जैसा सवाल जो कोई दूसरा सवाल जो वो आ जाता पर्चे में, तो क्या करते। तो ये मैं बेसिकली आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ट्राई पूरी करनी है। मेहनती वाला सवाल इसको देख लेना, करना हो तो। ये भी ऑप्शनल है, ये सिर्फ एनआरवी के लिए है, ऑप्शनल है, ये सीएमए के सिलेबस में नहीं है। R1 R2 के इंट्रो R1 का सवाल है। ये सुपीरियर तो काट ही दिया ना मैंने, उसको छोड़ो, क्योंकि उसमें जो काम होना है वो काम मैंने आपको अभी यहां पर बता देना है क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन 7 की बुनियाद बनाते हैं, फिर छुट्टी आप लोगों की। जी बेटा, 9 बेटा, रिवीजन क्लास का टाइम मैंने ना FAR1 को 7:15 का टाइम दे दिया है, तो 7:15 से 11:15 FAR1 हुआ करेगी, तो 11:30 बजे आप लोग आ जाए कीजिएगा। बल्कि आप लोग किस चीज़ की, पोस्ट की? तो रिवीजन क्लास है ना बेटा, रिवीजन क्लास को मस्ट तो नहीं है आपने फिजिकली लेनी है, आप ऑनलाइन ले लेना, कुछ नहीं होता। रिवीजन क्लास है, सुकून से जब मर्जी लो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इसका अगले क्लास से पिछले का ताल्लुक है, आप वो बस ले ज़रूर लेना। जितनी देर वो आपकी नॉर्मल क्लास चल रही है उसको नहीं छेड़ना आपने, उसको चलने दें। वे पोस्ट वाले बच्चे हैं ना मेरे ख्याल से, तो उन्होंने बिल्कुल भी उसका रिस्क नहीं लेना। बाकी रिवीजन क्लास बेटा मेरी तसल्ली है, सिलेबस तो सारा ही पूरा है, मैंने कुछ भी नया तो करवा नहीं देना, थोड़ा सा रिवाइज करना है जो किया हुआ है। तो वो आप बेशक जितनी देर वो क्लास हो वहाँ पे बैठे, उसके बाद तशरीफ़ ले आए मेरे पास, ठीक है। ओके, FAR1 की क्लास नहीं छोड़नी है आपने, बिकॉज वो नॉर्मल क्लास चल रही है, मेरा सिलेबस ख़त्म है वैसे आज, मतलब एक तरह से नहीं, एक तरह से ख़त्म है ना। जब 3 दिन रिवीजन करा लूँगा तो फिर मैं कहूँगा अब मेरी तसल्ली मजीद हो गई, एक रिवीजन मैंने थोड़ी सी करा दी, ठीक है ना। बाकी कुछ नया नहीं होगा। क्वेश्चन जो बचा लिए थे वह वो कहीं ना कहीं से हो जाए, अल्लाह करे। बस ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि क्वेश्चन ज़रा नया मिल जाए, बस हमारी ये कोशिश होगी। और वो भी ना मिला मुझे तो मैंने कोई किया हुआ सवाल दोबारा करा देना है या नहीं कराना, सिर्फ रिवीजन करानी है। तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो नॉर्मल जो चल रही है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वो सिलेबस है आपका जो रहता है अभी, ये तो आप आज से ही बस कर दें क्लास लेना। रिवीजन क्लास फ़ायदा ज़रूर देगी, लेकिन सिलेबस वाइज देखें तो ये चीज़ें पूरी हैं। तो इसलिए कितने बच्चों की FAR2 की क्लास है, कितने बजे शुरू होनी है? सॉरी, FAR1 की पोस्ट वाली कितने शुरू होती है? 11:30 शुरू होती है, कितने तक जाती है? तो चले ना उनको जोहर तक। तो हमने जो एक क्लास का पार्ट होगा वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, आप जोहर के बाद मेरे पास आ जाइए कीजिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी पार्ट दूसरे से भी ना मैच हो, बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। वैसे ही कोई एक काम करना है वो पूरा करके अगले पार्ट में कुछ और शुरू कर देंगे, उससे अगले में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना। मतलब कि आपने एक टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग, मैंने रिवाइज़ करना है, तो वो रेलेवेंट कॉस्टिंग मैं जोहर के बाद ही करूँगा, क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ा रिवाइज़ करने सवाल करने में शायद 2 घंटे लगे। कोई ऐसी चीज़ कर लूँगा उससे पहले 1 घंटे के अंदर जो एक पीरियड उसके अंदर हो जाएगी। आपके लिए सिर्फ वही टाइम होगा जो 1 घंटा आपने लेक्चर लेना है, उसका ताल्लुक मैं नहीं रखूँगा इंशाल्लाह। जी, आप लोगों का 12 बजे तक शुरू करेंगे हम लेक्चर, 12 से 1:15 तक, फिर नमाज की ब्रेक करके फिर 2 बजे शुरू करेंगे और 4 बजे तक। इसके बाद देखेंगे, पहला दिन देखते हैं ये करके। मेरे ख्याल में तो 3 दिन रखना है, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही कर लेते हैं कि रोज़ाना हम तकरीबन कोई असर तक छोड़ दिया करूँगा आपको।
3 से 4 दिन कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि जल्दी ना हो। और टॉपिक्स कौन से होंगे, ये मुझे थोड़ा टाइम अगर दे दें तो मैं शाम को आपको मैसेज करवा दूं। मतलब ये कि वैसे जो मेरा प्लान होता है वो ये होता है कि मैं कॉमन इश्यूज़ की डिस्कशन करता हूँ, जो मैं मंडे वाले दिन 2 बजे के बाद करूँगा ताकि आने वाले अहबाब आ जाएँ। तो 2 बजे से पहले फिर मैं ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही करूँगा। फिर कॉमन इश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद मैं हो सकता है रेलेवेंट कॉस्टिंग को रिवाइज़ करूँ, यानी डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना है। फिर डिसीजन मेकिंग के सवाल करेंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद CVP है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, फिर प्रोसेस। इस तरह से हमने तरतीब बनानी है, बनाते जाएंगे। तो मंडे की तरतीब यही है कि आप FAR 2 की क्लास जब पढ़ के आएंगे तो मैं रिवीजन शुरू करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी बहुत यही बात आपको पढ़ा रहा हूँ। सर मैं 15-20 मिनट तक छोड़ूंगा, 12 बजे आ जाएंगे। अगर आप 11:45 में मैं छोड़ूंगा, 10-15 मिनट इनको दे दीजिएगा, सांस तो। अच्छा चलो बातें ज़्यादा करवा ली ना, देखो आपने, अब हो गया ना नुकसान। अब आओ ज़रा इधर, समोसे खा लेना, खुशबू आ रही है। अच्छा जी, कुछ इसी तरह की वर्किंग देखो बेटा जी, इधर देखो। इसमें ना, इस सवाल में और भी ज़्यादा मौज है। इस सवाल में और भी मौज है। वो मौज क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो उसमें मौज ये है कि उसमें जो डैमेज यूनिट्स हैं उनमें 2 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी आप जब वर्किंग करेंगे, ये तो सारा मिटा ही दूँ ना मैं, इसको साइड पे ही कर देते हैं, मिटाने में तो टाइम लग जाएगा। मैं वर्किंग का फॉर्मेट बना देता हूँ आपको, इसका सोल्यूशन मैं इसी फॉर्मेट बना के दूंगा जो मैं आप बना रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ये कोशिश करूंगा इसका फॉर्मेट बिल्कुल इसी जो है ना, सोल्यूशन का फॉर्मेट इसी में आ जाए, ताकि बिस्मिल्लाह। देखें जी, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जी इधर देख लो प्लीज प्लीज प्लीज, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और वैल्यू निकलती है जी, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे रखना है आपने। मैं फॉर्मेट जरा एक बार दोबारा वही कर लेते ताकि चेंज ना हो। तो 2 तरह के सवाल हैं, या कार्ड बनवा के एंट्रीज करवाएगा या इस तरह की हरकत करवाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपने कॉस्ट पर यूनिट ले लेनी है, NRV पर यूनिट ले लेनी है, और उसके बाद इससे वैल्यू निकल आएगी पर यूनिट। और फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, 7 के लिए फिलहाल छोड़ो, फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया। इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ठीक है जी, यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू। बिल्कुल वही फॉर्मेट है। अब इसके अंदर सिर्फ ये, जैसे प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए के अंदर मैं प्रोडक्ट ए और सी वैसे करवाने का ज़हन रखता था। बहरहाल प्रोडक्ट ए के अंदर 2 चीज़ें हैं, गुड भी है, डिफेक्टिव भी है। इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें सब के अंदर ही मेरे ख्याल में गुड और डैमेज्ड हैं। तो गुड है, डैमेज्ड है या डिफेक्टिव है, जो भी हो। ऐसे ही बी आएगा, ऐसे ही सी आएगा, ऐसे ही डी आएगा। ये फॉर्मेट ही आपने रखना है। लेकिन इसमें ज़रा फ़ायदे की बात यह है कि आपको रीवर्क वाला चक्कर नहीं करना पड़ा, यानी वो सवाल ज़्यादा टफ है और उसमें एंट्रीज भी थी। तो इस फॉर्मेट के अंदर आपको सोल्यूशन में भेजूंगा। ठीक है, रात को कोशिश करूंगा, क्योंकि कल संडे है ना, तो वह FAR 2 अल्लाह करेगा हो जाएगा फारिग। तो उसके बाद फिर मैं रिलैक्स भी होऊंगा, मैं बैठ के फिर आपके लिए काम करना शुरू कर दूंगा। ओह बी सी और डी। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ से कोई मसला नहीं है। असल में मसला सिर्फ यहाँ पे जो आना है, आपको वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने बी और सी का बताना है आपको, वैल्यू भी निकल आएगी। असल मसला होना है यूनिट्स का। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स शायद ना निकले हों, यूनिट्स भी निकल आए तो शायद कॉस्ट का मसला हो। यूनिट्स गिवन होंगे तो शायद कॉस्ट का मसला होगा। ठीक है, ओके, यूनिट्स गिवन है, फिर कॉस्ट का मसला है, इसमें याद आ गया। अच्छा, अब इधर देखो, इसी तरह से वर्किंग 1 आपकी होगी। वर्किंग 1 में आपने वही NRV पर यूनिट निकालनी होगी। बिल्कुल नहीं मैंने छेड़ा इसको। ठीक है, उसी तरह से चलेगा। ये देखो, मैंने ऊपर प्रोडक्ट वाली बात को भी नहीं छेड़ना, वही हेडिंग चलाएं। चलो यहाँ पे तो खुली जगह है, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही आप NRV पर यूनिट निकाल देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सवाल किया। अभी कोई चेंज नहीं करना आपने। ओके, ज़रा सा भी चेंज नहीं किया मैंने, कि चलो मेरा कसूर सही, मैंने फॉर्मेट ज़रा बना दिया था, लेकिन मैं उसकी
अब जो है वो क्या कहते हैं उसका कफारा कुछ ऐसे अदा कर रहा हूँ कि मैं एक सवाल और उस तरह से करा देता हूँ, तो चलो ज़रा थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब एनआरवी निकालते हुए इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी और एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट टू रिपेयर, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट है और एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट होती है। इसमें छोटा सा बस मसला क्या है कि जो सेलिंग कॉस्ट होती है हमने सब चीज़ें क्या लेनी है, तो सेलिंग कॉस्ट जो है ना जी वो आपके पास उसने टोटल दे दी है, कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने दो ना, मुझे पता है तुम्हें छुट्टी करनी है, आई नो। कितने गई ये वेरिएबल, ये टोटल दे दिया उसने। तो सेलिंग कॉस्ट को हम डिवाइड किया करते हैं सेल यूनिट्स के साथ, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को डिवाइड करोगे सेल यूनिट्स के साथ, जो कि सवाल में गिवन नहीं है, निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। और ये जो आ जाएगी ना पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसके अंदर एक और मसला है, वो 10% ईयर एंड पर वो कह रहा है कि 10% बढ़ने का भी अंदेशा है, तो जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी उसको 1.1 करके अपनी एनआरवी की कैलकुलेशन में यूज कर। ये सवाल ऑरेंज वाले सवाल के सामने कुछ भी नहीं है। अब बस इसमें छोटा सा मसला क्या है, इसमें छोटा सा मसला है कि वो इंट्रो का ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे पीरियोडिक के अंदर यूनिट्स ना कॉस्ट गिवन ना हो तो कैसे निकालते हैं, वो मैंने जो आपको थोड़ा सा सिखाया भी था इलस्ट्रेशन 2 के अंदर। ठीक है, वो क्या है वो ज़रा इधर देख लें। जैसे मुझे कॉस्ट चाहिए, मैं कोई एक प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वर्किंग 3 पे पहुँच गया जी। अब वर्किंग 3 में मुझे क्या चाहिए जी, कॉस्ट चाहिए और पर यूनिट, और एक प्रोडक्ट मैं दो की निकालूंगा, प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट सी की, उसकी वजह के ए में है एफ को, सी में है 5। ठीक है, ताकि दोनों का पता लग जाए। ट्राई पूरा करना है पूरी ईमानदारी से, सोल्यूशन आ रहा है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, लेकिन आपने उसको नहीं देखना, आपने एंड पे सिर्फ आंसर को टिक कर रहे हैं, सही ऐसे कुछ होते, ओ अच्छा ये गलती, कोई बात नहीं, खैर है, इस तरह से आपने सवाल कर लेना। संडे आ गया तो सबसे पहले इसी इन्वेंट्री को कीजिएगा, उसके बाद फिर आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग को रिवाइज करना है। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज कर लीजिएगा और डिसीजन मेकिंग रिवाइज कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे हम, और अगर मुझसे ना ये रिवाइज हुआ सही से तो मैं कुछ भी और करा दूंगा, लेकिन ये तो करानी है। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग होगा ये, ठीक है ना, ओके, बाकी देख लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा था मैं, प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो भाई, इधर मैंने अभी कल ही आपको बताया है कि आपने ओपनिंग स्टॉक लेना है, मैं दिखाता हूं, ये ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। सर उमर भी आपका इंतजार कर रहे हैं, बस जाएंगे तो शुरू करेंगे, टेंशन न लें। और परचेजेस, ओपनिंग और परचेजेस, ओपनिंग और इसी तरह से है ना। तो क्लोजिंग निकालने के लिए फिर क्या किया था मैंने कहा था जी एवरेज रेट, उसने क्या कहा है, एफ को यूज करना है तो मुझे एवरेज रेट लेना पड़ेगा। अब ये तरीका क्या है, छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं इसकी, बड़ी आसान है, यही मैं आपको सिखाने लगा कि बस ये काम यहाँ पे कर लेना है। आप बताओ जी, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है, पर यूनिट कॉस्ट भी गिवन है, टोटल अमाउंट भी गिवन है, नहीं गिवन तो जो नहीं गिवन वो निकाल लेंगे बेटा जी, इधर देखो, जो नहीं गिवन वो निकाल लेंगे। अब ऐसे चलना है अपने सवाल में, मैं जो है उठा रहा हूँ वो हाईलाइट कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, 10,000, कॉस्ट और एनआरवी में से क्या लेना है, क्योंकि लोअर है, और आप वाले घर वाले सवाल में आपने जहां मैंने 70 लिया है, इसी तरह से आपने उसकी जगह 120 नहीं लेना, आपने अपने सवाल में यहाँ पे बी वाले में, एफ को वाले में आपने क्या लेना है, 110, इतना सा फर्क है बस। ठीक है, अच्छा, अब 70 कॉस्ट है टोटल, ये क्या है जी, यूनिट्स कितने, यूनिट्स 10,000, कॉस्ट 70,000, इसको डिवाइड करो, पर यूनिट रेट कितना आता है जी, 7। उसके बाद प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर बताई होगी उसने, देखो प्रोडक्शन कितनी हुई है, मैं जो उठा रहा हूं फिगर बस वही, प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी, 50,000, और इसकी कॉस्ट भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी, 4 लाख। इतना आसान काम है ना, बस सवाल में एक बार तरतीब पे डालना है आपको। कितने यूनिट्स जी, 50,000 प्रोडक्शन हुई है और 4 लाख इसकी कॉस्ट है, कितना जी। अब मुझे इस प्रोडक्ट ए के लिए
एफ को यूज करना है या फाइफो? तो फाइफो होता तो मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के चक्कर में पड़ता और अलग अलग रेट्स देखता। ये दोनों ही फारिग हो गए, असल ये सिखाना था। ये दोनों फारिग हो गए तो टोटल क्या आ गया? 60,000 यूनिट्स हैं, जिनको बिल्कुल जैसे मैंने एफ को में निकालना सिखाया था, पर वो हर परचेज पे होता था। यहां पे टोटल है, यहां पे अलग अलग नहीं जी। कितना? और 4 लाख। अब इनको आप करो डिवाइड 7. ये 7.83 जो है ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट है, जो यहां पे जाकर आप यूज करोगे। ये सवाल में गिवन नहीं थी। कहां से मिली आपको? वर्किंग 3 की। ओके, अब डैमेज की भी यही कॉस्ट होती है, आपको पता ही है, और सही है। ऐसे ही प्रोडक्ट बी के लिए आपने कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, दूसरी चीज जो मिसिंग है, वो मिसिंग चीज क्या है? वो मिसिंग चीज है आपके पास सेल के यूनिट्स नहीं है या क्लोजिंग के यूनिट्स नहीं है। क्लोजिंग के यूनिट्स हैं 5,000। तो भाई सिर्फ इसी वर्किंग को ही बढ़ा लो, प्रोडक्शन हो गया, ये अवेलेबल फॉर सेल आ गए। इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को, सिर्फ आगे ना बढ़ाना। कितने? 5,000 है, तो सोल्ड यूनिट्स कितने आ गए? तो सोल्ड यूनिट्स आ गए, बस यूनिट्स ही मुझे चाहिए थे। अब ये 55,000 है ना, तो इसको मैंने कहा जरा बता दूं, आपने 60,000 से डिवाइड, 60,000 को डिवाइड करना है। 60,000 क्या है? सेलिंग कॉस्ट टोटल में। इसको डिवाइड करना है सोल्ड यूनिट्स के साथ। ये सवाल आपका होमवर्क है, मैं वैसे ही तसल्ली के लिए जरा डिस्कस करके भेज रहा हूं। करूंगा तो सही मंडे को आपके साथ डिस्कस, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। टॉपिक में है कुछ नहीं ना अब बचा, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये सवाल करेंगे तो तसल्ली होगी। पर्चे में इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 55,000 यूनिट्स है, तो 60,000 को 55 से डिवाइड करोगे, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट आएगी। लेकिन वो नहीं लेनी आपने एनआरवी कैलकुलेशन में, उसको क्या करना है? इंटू 1.1 करके एनआरवी में यूज कर लोगे, ठीक है। अच्छा खैर, ये तो ऐसे ही जरा मैंने एडिशनल काम कर लिया। अब जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है? वो प्रोडक्ट सी है जो मैंने आपको करवाना है। आप ऐसे ही बी और सी और डी आमने सामने रखते जाना, ठीक है ना। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे फिलहाल प्रोडक्ट सी करवानी है आपको, ओके। अब प्रोडक्ट सी के लिए भी ज़रा जो डेटा अवेलेबल है वो मुझे बताओ जी। ये देखो जी, मैंने ये यूनिट्स उठाने हैं, मेरा ब्लू है, 20,000 यूनिट्स हैं। और अगेन ये तो सेम ही है, जो मर्जी उठा लो, तो कॉस्ट ही उठा लो फिर, ठीक है। तो ओपनिंग 20,000 यूनिट्स हैं और 1,80,000। उसके बाद परचेजे कितने, वह प्रोड्यूसे कितने? 75,000। उनकी कॉस्ट 8 लाख। अब थोड़ा सा पता लगने लग गया, अच्छा ऐसे करना है, 2-3 बार करें तो पता लगता है। 75,000। अच्छा, इनका अलग अलग रेट निकालो जरा। लेकिन टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 90। और कॉस्ट कितनी? 8,25,000 में 1,80,000। हाँ, 5,000, ठीक है जी। अच्छा अब इधर देखो, सी में कौन सा मेथड यूज करना है? फाइफो। इसका मतलब आपने ये करके जो करना है, जैसे क्या रेट आता है बताओ, यहां से ये रेट क्या आता है एवरेज, वैसे बताओ तो सही। यहां पर आपने इसको कांटा लगा देना ना भाई ना, इस मेथड में तुम नहीं हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो अब क्लोजिंग में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 5,000। ऐसे ही है ना, सॉरी ये तो दूसरे हजार है, ये दूसरे का आ रहा है, देख रहे वहीं से देखें, वो 5,000 पिछले तक कॉपी हो जी। कितने यूनिट्स पड़े? 15,000। तो जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गए, तो पहले जो 20,000 आए थे तो वो तो कब के हो गए, क्योंकि देखो ना सोल्ड यूनिट्स निकालो, इसमें 15,000 करो तो 15,000 क्लोजिंग में अगर पड़ा है तो कितने बिक गए? इसका मतलब 80,000 सोल्ड हैं। 80,000 सोल्ड हैं, तो फर्स्ट इन तो पहले ही 20 निकल गए होंगे, फर्स्ट आउट हो गए होंगे, तो ये किस में से पड़े होंगे? तो इसलिए आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या निकल आई? ये फनकारी थी थोड़ी सी। तो प्रोडक्ट सी के अंदर कॉस्ट कितनी आ गई? 11, ठीक है, और सही है। ये असल कहानी है। तो ये जनाब आपका सवाल है टोटल, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना ही है बस, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे आपको इंशाल्लाह सॉल्यूशन मिलेगा। जिंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी 12 बजे ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज जी। बेटा ये भाई ने जाते जाते पूछ लिया कि यहां पर आपने दिखाया नहीं यूनिट कॉस्ट
परचेज फ्रॉम मार्केट का क्या करना है बताया नहीं, तो मैंने बताना था कि इसको आपने, ये पता लग रहा है क्या करने लगा हूं मैं, इसको आपने ऐसे, इसका कोई ताल्लुक नहीं, हम प्रोडक्शन करते हैं बस, ठीक है, बाहर से मिलता है तो मिलता रहे, हमें इससे क्या, ठीक है जी, लोअर शोअर कोई नहीं है, बस यही है, हमारी प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट है, या फिर हम उसको बेचते हैं, हम खरीदते ही नहीं है, बाहर से खरीदते ही नहीं है, हमने मैन्युफैक्चर करनी है ये प्रोडक्ट्स भाई हमने मैन्युफैक्चर करनी है, ये मार्केट रेट तो नहीं है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो ये गिवन है। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट का मतलब है कि बाहर से ये इतने का मिलता है, हमें उससे क्या, हम इतने का बेचते हैं, हमें इससे मतलब, ओके, कंपेटिटर की प्राइस होगी वो शायद, हमें इससे क्या, हाँ भाई हमारी चीज लोग खरीद रहे हैं, कहीं पे सस्ती कहीं पे महंगी चल रहा है। अल्लाह हाफिज।